द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक हैं मॉर्गन हाउजल। धन संपत्ति का मनोविज्ञान। इस बुक को 20 अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, कोई भी मूर्ख नहीं है। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.0000001% मात्र है, लेकिन आपके विचार अनुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। मैं आपको एक समस्या के बारे में बताना चाहूंगा। इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में बेहतर महसूस करेंगे, और दूसरे अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में कम आलोचनात्मक हैं। लोग पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते जरूर हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। बात असल में ये है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग जिनका पालन पोषण करने वाले माता पिता की आय अलग है, जीवन मूल्य अलग हैं, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अर्थव्यवस्था में जन्मे, जिन्होंने अलग अलग जॉब मार्केट में विविध प्रकार के प्रोत्साहन और भाग्य का अनुभव किया, वे एक दूसरे से बहुत अलग पाठ सीखते हैं। दुनिया कैसे चलती है इस बारे में हर किसी का अपना ही अनुभव होता है, और जो आपने अनुभव किया है वो कहीं अधिक प्रभावशाली है उसके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते हैं या सीखते हैं। इसलिए हम सब, आप, मैं और हर व्यक्ति धन दौलत कैसे काम करती है इससे संबंधी अपने मूल्यों के सहारे अपना जीवन गुजारते हैं, और अलग अलग लोगों के लिए इन मूल्यों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वो मेरे लिए मायने रख सकता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा वो जोखिम और प्रतिफल के बारे में जैसे सोचता है, एक समृद्ध बैंकर की संतान चाहे भी तो वैसे न सोच पाए। एक व्यक्ति जो ऐसे समय में पला बड़ा जब मुद्रास्फीति दर अधिक थी, उसने वो अनुभव किया जो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा जो स्थिर कीमतों के बीच पला बड़ा। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गवा दिया, उसने जो अनुभव किया, 1990 के दशक में वेब में काम करने वाला एक तकनीकी कर्मचारी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऑस्ट्रेलियन जिसने 30 वर्षों में कोई आर्थिक मंदी नहीं देखी, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो किसी अमेरिकी नागरिक ने कभी नहीं किया। बस इतना ही नहीं, अनुभवों की ये सूची असंख्य है। आप धन दौलत के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और इसका विपरीत भी उतना ही सच है। जिन धारणाओं, उद्देश्यों, पूर्वानुमानों के साथ आप अपना जीवन जीते हैं वो मुझसे अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम में से एक दूसरे से अधिक होशियार हैं या अधिक जानकारी रखता है, ऐसा इसलिए है कि हमारे जीवन अलग हैं, जो हमारे विविध और बराबरी के ठोस अनुभवों से रचे हैं। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.0000001% मात्र है, लेकिन आपके विचार अनुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। इसलिए समान रूप से होशियार लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यों होती है, आपको निवेश कैसे करना चाहिए, आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कितना जोखिम उठाना चाहिए आदि। 1930 के अमेरिका पारखी अपनी किताब में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों को उनके शेष जीवन काल के लिए अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया है, लेकिन अनुभवों में काफी विभिन्नता थी। 25 वर्ष बाद जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें महामंदी के बारे में क्या याद है। उन्होंने टिप्पणी की, मुझे महामंदी के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं, मेरा परिवार दुनिया के सबसे धनी परिवारों में से एक था और ये उस समय काफी था। हमारे पास बड़े घर, नौकर चाकर थे और हम बहुत घुमा फिरा करते थे। जो चीज मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी वो बस यही थी कि मेरे पिता ने कुछ और मालियों को सिर्फ इसलिए काम पर रखा कि उन्हें नौकरी मिल जाए जिससे वे अपना पेट भर सके। मुझे महामंदी के बारे में कुछ पता नहीं था जब तक मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा। ये 1960 के चुनाव का एक मुख्य मुद्दा था। लोगों को लगा कि कैसे कोई ऐसा व्यक्ति अर्थव्यवस्था की बागडोर संभाल सकता था जिसे पिछली पीढ़ी के सबसे बड़े आर्थिक वर्तता की कोई जानकारी ही नहीं थी। इसका क्षतिपूर्ण काफी हद तक JFK के द्वितीय
विश्व युद्ध के अनुभव के द्वारा हो गया। ये पिछली पीढ़ी में व्यापक एक दूसरा भावनात्मक अनुभव था जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हुबर्ट हम्फ्रे के साथ नहीं था। हमारे सामने चुनौती ये है कि अध्ययन या ग्रहणशीलता की कोई भी मात्रा भय और अनिश्चितता की शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि महामंदी में अपना सब कुछ गवा देना कैसा रहा होगा, लेकिन मेरे मन में उन लोगों की तरह भावनात्मक घाव नहीं है जिन्होंने वास्तव में ये अनुभव किया। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ये सब अनुभव किया ये नहीं समझ सकता कि मेरे जैसा व्यक्ति स्टॉक खरीदकर रखने जैसे विषयों में असावधान कैसे हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़ी स्टॉक मार्केट गिरावटों की ऐतिहासिक आवृत्ति का मॉडल पेश कर सकती है, लेकिन स्प्रेडशीट उस भावना का मॉडल पेश नहीं कर सकती जो आप घर पहुंचकर अपने बच्चों की ओर देखकर सोचते हुए अनुभव करेंगे कि आपने ऐसी गलती की है जिससे उनका जीवन प्रभावित हो सकता है। इतिहास पढ़ने से आपको ये जरूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपने उसे जिया न हो और उसके नतीजों को व्यक्तिगत तौर पर महसूस न किया हो, आप उसे इतना नहीं समझ पाएंगे जिससे आपके व्यवहार में बदलाव आ सके। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब ने इसके एक तिनके मात्र का ही अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक बैटनिक कहते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव करना आवश्यक है, और हम सब किसी न किसी तरह इस सच के शिकार हैं। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च के अर्थशास्त्री स्टीवन नेगल ने सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसेस के 50 वर्ष में कार्य का अध्ययन किया, जिसमें अमेरिकी लोग अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस विषय पर विस्तृत जानकारी थी। परिकल्पना के अनुसार लोगों को अपने निवेश संबंधी निर्णय अपने लक्ष्यों और उस समय के उपलब्ध निवेश विकल्पों के अनुसार लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोगों के जीवन भर के निवेश निर्णय उनके उन अनुभवों से दृढ़ता पूर्वक जुड़े होते हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में देखे, मुख्यतः शुरुआती वयस्कता में। अगर आप ऐसे समय में बड़े हुए जब मुद्रास्फीति की दर अधिक थी, तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड में कम निवेश किया, उनके मुकाबले जो कम मुद्रास्फीति के समय में पले बढ़े। यदि आप ऐसे समय में पले बढ़े जब स्टॉक मार्केट मजबूत था, तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड में अधिक निवेश किया, उनके मुकाबले जो स्टॉक मार्केट कमजोर होने के समय में पले बढ़े। अर्थशास्त्रियों ने लिखा, हमारी खोज दर्शाती है कि एक निवेशक की जोखिम उठाने की स्वेच्छा उसके व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है, न तो बुद्धिमत्ता, न शिक्षा और न ही परिष्करण, मात्र संयोग की आप कब और कहां जन्मे। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का साक्षात्कार किया। ग्रॉस मानते हैं कि आज वे जहां हैं वहां नहीं होते अगर वे एक दशक पहले या बाद जन्मे होते। लेखक का कहना था, ग्रॉस के कैरियर ने बढ़ती ब्याज दरों के साथ अच्छा मेल खाया, जिससे बॉन्ड की कीमतों को अनुवाद मिल गया। इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ आपको मिलने वाले अवसर प्रभावित होते हैं, इससे जब वे अवसर आपकी ओर आते हैं तो उन अवसरों के बारे में आपकी सोच भी प्रभावित होती है। ग्रॉस के लिए बॉन्ड पैसा बनाने की मशीन के समान थे। उनके पिता की पीढ़ी के लिए जो मुद्रास्फीति की ऊंची दर के समय बड़े हुए और उसे झेला, बॉन्ड धन भस्मक प्रतीत होंगे। धन दौलत को लेकर लोगों के अनुभवों में जो अंतर है वो छोटा नहीं है उन लोगों के बीच में जहां आपको ये अनुभव एक जैसे लगे। अब स्टॉक को ही लीजिए। अगर आपका जन्म 1917 में हुआ, आपकी किशोरावस्था युवा अवस्था के समय S&P 500 लगभग 10 गुना बढ़ा। मुद्रास्फीति समायोजित होकर ये एक अद्भुत प्रतिफल है। अगर आपका जन्म 1915 में हुआ तो मार्केट आपकी किशोरावस्था और युवा अवस्था के समय मुद्रास्फीति समायोजित होकर कहीं भी नहीं गया। लोगों के ये दो अलग समूह अपने जन्म का वर्ष अलग होने के कारण स्टॉक मार्केट को लेकर विविध दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। या मुद्रास्फीति, अगर आपका जन्म 1960 में अमेरिका में हुआ, आपकी किशोरावस्था और युवा अवस्था के समय जब आप अपने युवा संवेदनशील वर्षों में अर्थव्यवस्था के ज्ञान का आधार विकसित कर रहे थे, मुद्रास्फीति ने कीमतें 3 गुना बढ़ा दी। ये बहुत होता है। आपको गैस लाइनें और वेतन याद रहते हैं, वेतन जो पिछली बार के मुकाबले और कम दिन चलता है। लेकिन यदि आपका जन्म 1919 में हुआ, आपके पूरे जीवन में मुद्रास्फीति की दर इतनी कम रही है कि शायद कभी इसका विचार आपको छू कर भी न गुजरा हो। अमेरिका का राष्ट्रव्यापी बेरोजगार नंबर 2009 में 10% था, लेकिन 16-19 वर्ष की अफ्रीकी अमेरिकी किशोरों के बीच रोजगार दर 49% थी। 45 वर्ष से अधिक आयु की काकेशियन महिलाएं जिनके पास कॉलेज डिग्री
थी उनके लिए ये दर 4% थी। जर्मनी और जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थानीय स्टॉक मार्केट का पूरी तरह से सफाया हो गया। पूरे क्षेत्र बमबारी से नष्ट हो गए थे। युद्ध के अंत में जर्मन खेतों में मात्र इतना ही अनाज उत्पन्न हो पा रहा था कि देश के नागरिक प्रतिदिन 1000 कैलोरी का उपयोग कर सके। अब इसकी तुलना यूएस से करें, जहां स्टॉक मार्केट 1941 से 1945 के बीच 2 गुना से भी अधिक बढ़ गया और वहां की अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशकों में सबसे दृढ़ हो गई। इन दोनों समूह के सदस्यों से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकता कि वे अपना जीवन मुद्रास्फीति के बारे में एक समान दृष्टिकोण के साथ बिताएंगे या फिर स्टॉक मार्केट या बेरोजगार या आमतौर पर पैसों के बारे में। किसी को भी उनसे वित्तीय जानकारी पर समान रूप से प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वे समान प्रेरकों से प्रभावित होते हैं। किसी को भी ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे एक समान स्रोत से मिलने वाली सलाह पर विश्वास करेंगे। क्या मायने रखता है, क्या बहुमूल्य है, आगे क्या होने वाला है और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। किसी को भी ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे इन सब विषयों पर एक दूसरे से सहमत होंगे। धन दौलत को लेकर उनकी धारणाएं अलग अलग दुनिया में विकसित हुई और जब ऐसा हुआ, धन को लेकर जो धारणा एक समूह को घोर लगे वो दूसरे के लिए पूरी तरह से मायने रख सकती हैं। कुछ साल पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने महाकाव्य ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता फॉक्सकॉन की कार्य परिस्थितियों पर एक वृत्तांत किया। परिस्थितियां अक्सर घोर होती हैं। पाठक उचित रूप से नाराज थे, लेकिन इस कहानी पर एक दिलचस्प प्रतिक्रिया एक चाइनीज कर्मी के भांजे की ओर से आई, जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा था, मेरी आंटी ने कई साल वहां काम किया, जिसे अमेरिकी स्वेट शॉप यानी शोषण करने वाली दुकान कहते हैं। ये बहुत मेहनत का काम था, लंबे घंटे, कम मेहनताना, खराब कार्य स्थितियां। क्या आप जानते हैं कि वहां काम करने से पहले मेरी आंटी क्या करती थी? वो एक वेश्या थी। उस पुरानी जीवन शैली की तुलना में स्वेट शॉप में काम करने का विचार मेरे अनुसार एक सुधार है। मैं जानता हूँ कि मेरी आंटी कुछ चिल्लर के लिए कई पुरुषों द्वारा अपने शरीर का शोषण करने के बजाय कुछ $, के लिए किसी दृष्टि पूंजीपति मालिक के हाथों शोषित होना पसंद करेगी। इसलिए मैं बहुत से अमेरिकियों की सोच से नाराज हूँ। हमारे पास पश्चिम वासियों जैसे अवसर नहीं है। हमारी सरकारी संरचना अलग है, ये देश अलग है। हाँ, फैक्ट्री के काम में कड़ी मेहनत लगती है। क्या है बेहतर हो सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब आप इस तरह से अमेरिकी नौकरियों की तुलना करें। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब निकाला जाए। मेरा एक हिस्सा इसका तीक्ष्ण रूप से विरोध करना चाहता है, लेकिन मेरा एक और हिस्सा समझना चाहता है। लेकिन मुख्यतः धारणाओं को जन्म देती है कि एक गुट को सहज ही लगता है कि सब श्वेत या श्याम होना चाहिए। धन दौलत को लेकर जब भी लोग कोई निर्णय लेते हैं, उस क्षण में उपलब्ध जानकारी को अपने द्वितीय दिमागी मॉडल में डालते हैं, जो उन्हें ये बताता है दुनिया कैसे चलती है और इसके आधार पर उस निर्णय को उचित ठहराते हैं। वे लोग अपनी जानकारी में गलत हो सकते हैं, उनकी जानकारी अधूरी हो सकती है, वे गणित में अनिपुण हो सकते हैं, वे विभत्स मार्केटिंग की बातों में आ सकते हैं, या हो सकता है कि उन्हें अंदाजा ही न हो कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपने काम के नतीजों को गलत तरह से आंक सकते हैं और ओहो, क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन हर वो निर्णय जो लोग लेते हैं वो उनके लिए मायने रखता है और उनके अनुसार सभी आवश्यक पहलुओं की पूर्ति करता है। वे खुद को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें वे क्या कर रहे हैं और क्यों, इसका वर्णन होता है और ये कहानी उनके खुद के द्वितीय अनुभव से रचित होती है। एक साधारण सा उदाहरण लीजिए, लॉटरी के टिकट। अमेरिकी लोग फिल्मों, वीडियो गेम, संगीत, खेलकूद, प्रतिस्पर्धा, किताबों के कुल खर्च से अधिक पैसा उन पर खर्च करते हैं और उन्हें कौन खरीदता है? मुख्यतः गरीब लोग। यूएस में न्यूनतम आय परिवार वाले प्रति वर्ष औसतन $412 लोटो टिकट पर खर्च करते हैं, जो उच्चतम आय परिवारों से 4 गुना अधिक हैं। 40% अमेरिकी आपदा के समय $400 नहीं जुटा पाते, जिसका अर्थ ये है वे लोग जो लॉटरी टिकट के लिए $400 खर्च करते हैं वे सामान्यतः वही लोग हैं जो कहते हैं कि आपदा के समय वे $400 का प्रबंध नहीं कर सकते। वे अपने सुरक्षा तंत्र को एक ऐसे संयोग के लिए नष्ट कर रहे हैं जिसके सच होने की संभावना लाखों में से बस
एक हैं। ये मुझे मूर्खतापूर्ण लगता है, ये शायद आपको भी मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन मैं न्यूनतम आय परिवार में से नहीं हूँ और शायद आप भी नहीं। इसलिए हम में से काफी लोगों के लिए ये समझना कठिन है कि न्यूनतम आय लॉटरी टिकट खरीदारों के अचेतन मन में क्या तर्क चलता है। अगर थोड़ा जोर डालें तो आप कल्पना कर सकेंगे कि ये कुछ इस प्रकार होता होगा। हम एक पगार से दूसरी पगार के बीच किसी तरह जीते हैं। बचत की तो दूर तक भी संभावना नहीं, अच्छे वेतन की नौकरी मिलने की भी कोई संभावना नहीं। हम छुट्टियां मनाने नहीं जा सकते और न ही नई कार, स्वास्थ्य बीमा या सुरक्षित इलाकों में घर का इंतजाम कर सकते हैं। हम बिना कमर तोड़ने वाले ऋण के अपने बच्चों को कॉलेज में भर्ती नहीं करा सकते। आप में से जो लोग वित्त संबंधी किताबें पढ़ते हैं, आपके पास वो सब कुछ या तो पहले से है या उसे पाने की अच्छी संभावना है जो हमारे पास नहीं हो सकता है। लॉटरी टिकट खरीदना ही हमारे जीवन का वो पल है जब हम ठोस रूप से वो सब पाने का सपना देख सकते हैं जो आपके पास है और जिसे आप महत्व नहीं देते। हम एक सपने की कीमत चुका रहे हैं और आप ये नहीं समझ सकते क्योंकि आप पहले से एक सपना जी रहे हैं, इसलिए हम आपसे ज्यादा लॉटरी के टिकट खरीदते हैं। आपको इस तर्क से सहमत होने की आवश्यकता नहीं। जब आप दिवालिया हो, लोटो टिकट खरीदना बुरा विचार ही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लोटो टिकट की बिक्री क्यों चलती रहती है और ये विचार जो आप कह रहे हैं वो मूर्खतापूर्ण है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। इससे हमारे कई वित्त संबंधी निर्णयों के आधार का अनावरण होता है। कुछ लोग वित्तीय निर्णय पूर्ण रूप से एक स्प्रेडशीट के द्वारा करते हैं। वे खाने की मेज पर या कंपनी की किसी मीटिंग में उन्हें बनाते हैं। ऐसे स्थान जहां व्यक्तिगत इतिहास, संसार के प्रति आपका द्वितीय दृष्टिकोण, अहंकार, अभिमान, मार्केटिंग और विचित्र प्रेरक साथ मिलकर एक ऐसा वृत्तांत बनाते हैं जो आपके लिए काम करता हो। एक अन्य पहलू जो ये स्पष्ट करने में सहायता करता है कि वित्तीय निर्णय क्यों इतने कठिन होते हैं और क्यों इसमें इतना दुराचार होता है, वो ये समझना है कि ये विषय काफी नया है। धन दौलत तो काफी समय से हमारे चारों ओर है। ऐसा माना जाता है कि लीडिया, जो अब तुर्की का भाग है, वहां के राजा एलियटस ने 600 ईस्वी पूर्व में पहली आधिकारिक मुद्रा बनाई। लेकिन वित्तीय निर्णयों का आधुनिक आधार बचत और निवेश ऐसी साधारणों पर आधारित हैं जो अभी नवजात हैं। अब सेवानिवृत्ति को ही लीजिए। 2018 के अंत में यूएस के सेवानिवृत्ति खातों में 27 ट्रिलियन की राशि थी, जिसके अनुसार ये आम निवेशकों की बचत और निवेश निर्णयों का मुख्य चालक था। लेकिन सेवानिवृत्ति होने की पूर्ण संधारणा अधिक से अधिक 2 पीढ़ी पुरानी है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकांश अमेरिकी अपनी मृत्यु तक काम किया करते थे। ये अपेक्षा भी थी और वास्तविकता भी। 1940 तक 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों की श्रमिक वर्ग में भागीदारी दर 50% थी। सामाजिक सुरक्षा ने इसे बदलने का प्रयास किया, लेकिन इसके शुरुआती लाभ एक समुचित पेंशन की तुलना में कुछ खास नहीं थे। जब इडा में फुलर ने 1940 में अपना पहला सामाजिक सुरक्षा चेक कैश कराया, उसका मूल्य $22.54 था, या मुद्रास्फीति से समायोजित होकर $14। 1980 तक पहुंचने के बाद ही सेवानिवृत्ति लोगों के लिए औसत सामाजिक सुरक्षा चेक बढ़कर $1000 प्रति माह हुआ। मुद्रास्फीति से समायोजित होने के बाद सेंसस ब्यूरो के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के 1/4 अमेरिकी 1960 दशक के अंत तक गरीबी में जी रहे थे। ऐसी एक प्रचारित धारणा है कि सभी को निजी पेंशन मिला करती थी, लेकिन ये बेहताशा रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण है। एम्प्लॉय बेनिफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 65 वर्षीय और उससे अधिक आयु के लोगों में से सिर्फ 1/4 को 1975 में पेंशन मिला करती थी। उस भाग्यशाली अल्पसंख्यक वर्ग में घरेलू आय का मात्र 15% पेंशन से आता था। 1955 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेवानिवृत्ति होने की बढ़ती लालसा और सतत असमर्थता के बारे में लिखा। एक पुरानी कहावत को अलग तरह से व्यक्त करें तो सेवानिवृत्ति के बारे में सभी बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम ही इस बारे में कुछ करते हैं। 1980 तक ये धारणा सुदृढ़ नहीं हुई थी कि हर कोई सेवानिवृत्ति के योग्य है और हर किसी को एक गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति मिलनी चाहिए, और तब से लेकर उस गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति को पाने का उपाय यही अपेक्षा रही है कि हर कोई अपनी खुद की आय से बचत करके उसे निवेश करें। मैं फिर से दोहराना
बताना चाहूंगा कि ये विचार कितना नया है। 401 के अमेरिकी सेवानिवृत्ति के बचत माध्यम का आधार 1978 तक अस्तित्व में नहीं आया था। रॉथ IAS 1978 तक नहीं जन्मा था। अगर ये एक व्यक्ति होता तो अब तक मुश्किल से मद्यपान करने की आयु तक पहुंचा होता। किसी को भी इससे अचरज नहीं होना चाहिए कि हम में से काफी लोग सेवानिवृत्ति के लिए बचत और निवेश में अच्छे नहीं हैं। हम मूर्ख नहीं हैं, हम सब बस नौसिखिए हैं। कॉलेज के लिए भी यही लागू होता है। 25 वर्ष से अधिक आयु के अमेरिकियों में स्नातक डिग्री रखने वालों की संख्या 1940 में 20 में से 1 से भी कम के मुकाबले 2015 में 4 में से 1 तक पहुंच चुकी है। इस समय के दौरान औसत कॉलेज ट्यूशन में मुद्रास्फीति से समायोजित होकर लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हुई। कुछ इतना बड़ा और महत्वपूर्ण जिसने इतने कम समय में समाज को इतने गंभीर रूप से प्रभावित किया। उससे पता चलता है कि उदाहरण के तौर पर पिछले 20 वर्षों में लोगों ने विद्यार्थी ऋण को लेकर इतने खराब निर्णय क्यों लिए हैं। हमारे पास दशकों का एकत्रित अनुभव तक नहीं है जिससे हम सीखने का प्रयत्न मात्र भी कर सके। हम बस जुगाड़ करके काम चला रहे हैं। सूचकांक कोष पर भी यही लागू होता है जिसे शुरू हुए अभी 50 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। बचाव कोष का भी यही हाल है जो अब से 25 वर्षों पहले तक शुरू भी नहीं हुए थे। यहाँ तक कि उपभोक्ता ऋण का व्यापक प्रयोग जैसे बंधक, क्रेडिट कार्ड और कार लोन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक भी शुरू नहीं हुए थे। जब तक GI बिल ने लाखों अमेरिकी नागरिकों के लिए ऋण लेना आसान नहीं किया। कुत्तों को 10,000 वर्ष पहले पालतू बनाया गया था, लेकिन वे अपने प्रचंड पूर्वजों का कुछ बर्ताव अब तक बनाए रखे हैं। और हम जिन्हें आधुनिक वित्त सिस्टम में मात्र 20 से 50 वर्ष का अनुभव है और फिर भी बखूबी अनुकूलित होने की आशा करते हैं। एक ऐसे विषय के लिए जो भावना बनाम तथ्य से इतना प्रभावित है, ये एक समस्या है और इससे ये समझने में भी मदद मिलती है कि हम हमेशा धन दौलत के साथ वैसा क्यों नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। हम सब पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण कारनामे करते हैं क्योंकि हम सब इस खेल में काफी नए हैं और जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वो मेरे लिए मायने रख सकता है, लेकिन मूर्ख कोई भी नहीं है। हम सब अपने द्वितीय अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं जो उस क्षण हमारे लिए मायने रखता है। आइए अब मैं आपको बिल गेट्स के अमीर बनने की कहानी सुनाता हूँ। चैप्टर 2, भाग्य और जोखिम। कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के अलावा और अन्य ताकतों पर भी निर्भर करता है। NYU प्रोफेसर स्टॉक गैलोवे का एक ऐसा संबंधी विचार सफलता का आंकलन करते समय बहुत आवश्यक है। दोनों अपनी और साथ ही अन्यों की भी कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। बिल गेट्स विश्व के उस एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। सिएटल से पूछा। सिएटल से कुछ ही दूरी पर स्थित लेक साइड स्कूल में कंप्यूटर कैसे आया? ये कहानी अद्भुत है। बिल ड्यूगल द्वितीय विश्व युद्ध में एक समुद्री विमान चालक थे जो बाद में हाई स्कूल में गणित और विज्ञान के अध्यापक बन गए। वे मानते थे कि किताबी ज्ञान बिना वास्तविक अनुभव के काफी नहीं। वे ये भी समझते थे कि कॉलेज में पहुंचने के समय हमें कंप्यूटर की कुछ जानकारी की आवश्यकता होगी। स्वर्गीय माइक्रोसॉफ्ट सह संस्थापक पॉल एलन ने याद करते हुए कहा था। 1986 में डुगल ने लेकसाइड स्कूल मदर्स क्लब से निवेदन किया कि वे अपनी वार्षिक फुटकर बिक्री से होने वाली आय लगभग $3,000 से एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर लीज पर ले जो टाइम शेयरिंग यानी समय सहभाजन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक्स मेनफ्रेम टर्मिनल से जुड़ा हो। टाइम शेयरिंग का सिद्धांत 1965 में जाकर आविष्कृत हुआ। गेट्स ने बाद में कहा, कोई निश्चय ही काफी दूरदर्शी था। अधिकतर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूलों के पास इतना अग्रवर्ती कंप्यूटर नहीं था जैसा 8वीं कक्षा में बिल गेट्स के पास था और गेट्स को उससे बेहताशा लगाव था। गेट्स 1968 में 13 वर्ष के थे जब वे अपने सहपाठी पॉल एलन से मिले। एलन को भी स्कूल का कंप्यूटर इस्तेमाल करने का बहुत जुनून था और दोनों मिलते ही गहरे मित्र बन गए। लेक साइड का कंप्यूटर वहाँ के सामान्य पाठ्यक्रम का भाग नहीं था। ये एक स्वतंत्र अध्ययन कार्यक्रम था। बिल और पॉल आराम से कंप्यूटर में अपनी रचनात्मकता को स्वच्छंद रूप से विचरण कर देते थे। स्कूल के बाद देर रात में या सप्ताहांत में वे शीघ्र ही कंप्यूटिंग में माहिर हो गए। अपने ऐसे ही एक देर रात के सत्र में एलन को याद है कि गेट्स ने एक बार एक फॉर्च्यून मैगजीन दिखाते हुए कहा था, तुम क्या सोचते हो एक फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाना कैसे लगता होगा? एलन ने कहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। शायद एक दिन हमारी
हमारी खुद की कंप्यूटर कंपनी होगी। गेट्स ने कहा, अब माइक्रोसॉफ्ट का कुल मूल्य $1 ट्रिलियन से भी अधिक है। अब थोड़ा सा तेज गणित। 1968 में यूएन के अनुसार विश्व में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल की उम्र के लोग थे। उनमें से लगभग 18 मिलियन यूएस में थे और इनमें से लगभग 2,17,000 वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे। 1 लाख से कुछ अधिक सिएटल में रहते थे और इनमें से सिर्फ 300 लेक साइड स्कूल में जाते थे। 303 मिलियन से शुरू करके 300 पर खत्म। 1 मिलियन हाई स्कूल आयु के विद्यार्थियों में से सिर्फ एक ने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां एक कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे और दूरदर्शिता का मेल था। बिल गेट्स उसमें से एक थे। गेट्स भी इसे मानने से पीछे नहीं हटे। अगर लेक साइड न होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी न होता। उन्होंने 2005 की उत्तीर्ण होने वाली कक्षा को बताया, गेट्स अत्यधिक होशियार है और उससे भी अधिक मेहनत थी। अपनी किशोरावस्था में ही कंप्यूटर को लेकर ऐसी परिकल्पना रखते थे जो अनुभवी कंप्यूटर अधिकारी भी न समझ पाए। साथ ही लेक साइड स्कूल में जाने के कारण उन्हें 1 मिलियन में से एक वाली शुरुआती बढ़त भी मिली। अब मैं आपको गेट्स के मित्र केंट वाइस के बारे में बताता हूँ। उसने भाग्य के भाई जोखिम की उतनी ही शक्तिशाली मात्रा का अनुभव किया। बिल गेट्स और पॉल एलन का नाम माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के कारण घर घर में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन लेक साइड में इन कंप्यूटर में विलक्षण प्रतिभा संपन्न हाई स्कूल किशोरों के गुट का एक और तीसरा सदस्य था। बिल गेट्स और केंट वाइस 8वीं कक्षा में घनिष्ठ मित्र बन गए। गेट्स के अनुसार वाइस कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र था। दोनों हद से ज्यादा फोन पर बात किया करते थे। गेट्स ने वाइस बिल्स ब्रेन नामक वस्त्र चित्र में याद करते हुए कहा था, मुझे अब भी केंट का फोन नंबर याद है, 5257851। वाइस भी कंप्यूटर में उतना ही कुशल था जितने गेट्स और एलन। लेक साइड स्कूल को एक बार कक्षा की सारणी बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सैकड़ों विद्यार्थियों की कक्षाओं में योजनाबद्ध करना जिससे वे अन्य कोर्स के साथ न उलझे, ये जटिलता का एक भूल भुलैया था। स्कूल ने बिल और केंट को, जो खुद बच्चे थे, ये काम सौंपा कि वे एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जो इस समस्या को सुलझा सके, और ये काम कर गया। और पॉल एलन के विपरीत केंट भी बिल के सम्मान, व्यावसायिक मानसिकता और अनंत महत्वाकांक्षा रखता था। केंट हमेशा अपने साथ एक बड़ा ब्रीफकेस रखता था, किसी वकील की तरह। गेट्स याद करते हुए कहते हैं, हम हमेशा योजना बनाते रहते थे कि हम भविष्य में 5 या 6 साल बाद क्या करेंगे। क्या हमें भी सीईओ बनना चाहिए? हम किस प्रकार का प्रभाव बना सकते हैं? क्या हम जनरल बन जाएं या फिर हम राजदूत बन जाएं? चाहे जो भी हो, बिल और केंट जानते थे कि वे जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। केंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए गेट्स धीमे से चुप हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी न हो सका। हाई स्कूल पास करने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की मृत्यु हो गई। प्रतिवर्ष यूनाइटेड स्टेट में पर्वतारोहण में लगभग 3 दर्जन लोगों की मृत्यु होती है और हाई स्कूल में एक पहाड़ पर मरने की संभावना लगभग 1 मिलियन में से 1 है। बिल गेट्स ने लेक साइड जाकर 1 मिलियन में से 1 का भाग्य पाया। केंट वाइस ने 1 मिलियन में से 1 का जोखिम पाया, जिसके चलते जो वो और गेट्स प्राप्त करना चाहते थे वो उसे कभी पूरा कर ही नहीं पाया। एक जैसा बल, एक ही मात्रा, बस विपरीत दिशाएं। भाग्य और जोखिम दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के परे अन्य शक्तियों पर भी निर्भर करता है। वे दोनों इतने समान हैं कि आप एक को सम्मान दिए बिना दूसरे में विश्वास नहीं रख सकते। ये दोनों इसलिए अस्तित्व रखते हैं क्योंकि संसार इतना जटिल है कि आपके 100% प्रयासों से आपको 100% नतीजे नहीं मिल सकते हैं। वे बस एक ही बात से चलते हैं। आप इस खेल में 7 बिलियन लोगों में से एक हैं, जिसमें अनगिनत चीजों में फेरबदल होती रहती हैं। कभी कभी आपके नियंत्रण के परे संयोगवश परिणाम आपके योजनाबद्ध प्रयासों से अधिक अहम सिद्ध होते हैं, लेकिन दोनों का मापना इतना कठिन है और स्वीकार करना इतना मुश्किल है कि ये अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। हर बिल गेट्स के साथ एक केंट वाइस भी होता है जो उतना ही प्रतिभावान और प्रेरित था, किंतु जीवन के छरके के दूसरी ओर पलट कर रह गया। यदि आप भाग्य और जोखिम को यथाचित सम्मान दें, आप पाएंगे कि वित्तीय सफलता को आंकते हुए अपनी और अन्य लोगों की कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। कई वर्ष पहले मैंने नोबेल प्राइज जीतने वाले अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर से पूछा, आप निवेश के बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो हम कभी नहीं जान सकते? सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका। उन्होंने उत्तर दिया। मुझे ये उत्तर बहुत पसंद आया क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि वित्तीय
सफलता में भाग्य की कोई भूमिका नहीं, लेकिन चूंकि भाग्य को मापना कठिन है और ये कहना अशिष्ट है कि किसी की सफलता भाग्य के कारण है। आम रवैया अक्सर यही होता है कि भाग्य को सफलता के कारण के रूप में अनदेखा कर दिया जाता है। अगर मैं कहूँ विश्व में लगभग 1 बिलियन निवेशक हैं, क्या आप सोचते हैं कि इनमें से 10 मुख्यतः भाग्य के कारण अरबपति बन सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन फिर अगर मैं आपको उन निवेशकों का नाम लेने को कहूँ, उनके सामने आप शायद पीछे हट जाएंगे। दूसरों को आंकते हुए सफलता का श्रेय भाग्य को देने से आप अशिष्ट और ईर्ष्यालु दिख सकते हैं, तब भी जब हम जानते हो कि ये सच है। और अपने आप को आंकते हुए सफलता का श्रेय भाग्य को देना इतना हतोत्साहित कर सकता है कि उसे महत्व देना या मानना कठिन हो जाए। अर्थशास्त्री भास्कर मजूमदार ने दर्शाया है कि कद और वजन से ज्यादा भाइयों के बीच की उनकी आय सहसंबंधी होती है। अगर आप अमीर और लंबे हैं, आपके भाई की अमीर होने की संभावना उसके लंबे होने की संभावना से अधिक है। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग सहज रूप से जानते हैं कि ये बात सच है। आपकी शिक्षा की गुणवत्ता और आपके लिए जो अवसर के द्वार खुलते हैं, वे आपके माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। लेकिन मुझे 2 अमीर भाई ढूंढ के दीजिए और मैं आपको ऐसे 2 आदमी दिखाऊंगा कि इस अध्ययन की खोज उन पर लागू नहीं होती। असफलता जो दिवालिया होने से लेकर किसी व्यक्तिगत उद्देश्य को परिपूर्ण न कर पाना कुछ भी हो सकती है, की भी बराबर रूप से आलोचना की जाती है। क्या असफल व्यापारों ने उतनी मेहनत नहीं की कि जितनी करनी चाहिए थी? क्या वे निवेश जो बुरे सिद्ध हुए सोच समझकर नहीं किए गए थे? क्या निरंकुश कैरियर आलस के कारण होते हैं? कभी कभी हाँ, बिल्कुल, लेकिन कितना, ये जानना कठिन है। किसी भी योग्य लक्ष्य के अनुगमन में सफल होने की संभावना 100% से कम है और जोखिम वही है जो जब बीच में आता है जब आप दुर्भाग्य से इस समीकरण के दूसरी ओर जा पहुंचे। ठीक भाग्य की तरह वृत्तांत कठिन, अस्त व्यस्त और जटिल हो जाता है। यदि हम जानने का प्रयत्न करें कि किसी परिणाम का कितना हिस्सा सचेत निर्णय के कारण था और कितना जोखिम के कारण। मान लीजिए कि मैं एक स्टॉक खरीदता हूं और 5 साल बाद भी वो वैसे का वैसा ही रहता है। ये संभव है कि इसे खरीदने का मेरा निर्णय ही खराब था। ये भी संभव है कि मेरा निर्णय अच्छा था और मेरी पैसा बनाने की संभावना 80% थी और दुर्भाग्य से मैं 20% वाले अन्य छोर पर पहुंच गया। इनमें से कौन सी संभावना सही है, ये कैसे जाना जाए? क्या मैंने एक गलती की या फिर बस जोखिम की वास्तविकता का अनुभव किया? आंकड़ों की सहायता से ये आंकना संभव है कि कुछ निर्णय समझदारी भरे थे या नहीं, लेकिन वास्तविक संसार में दिन प्रतिदिन हम ऐसा नहीं करते। ये बहुत कठिन है। हम सादी कहानियों को वरीयता देते हैं जो आसान जरूर होती हैं, लेकिन अक्सर बुरी तरह भ्रामक भी। निवेशकों और अग्रणी उद्योगपतियों के साथ अनेक वर्ष गुजारने के बाद मैंने जाना कि किसी दूसरों की सफलता के लिए आमतौर पर खराब निर्णयों को उत्तरदायी ठहराया जाता है, जबकि आप अपनी खुद की असफलताओं को अक्सर जोखिम के बुरे पहलू के कारण हुआ मानते हैं। आपकी असफलताओं को आंकते हुए मैं संभवतः कारण और प्रभाव की एक सीधी सादी कहानी पसंद करूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने एक बुरा परिणाम पाया तो ये आपके किसी बुरे निर्णय के कारण हुआ होगा। ये कहानी मुझे सबसे अधिक समझ में आती है, लेकिन जब मैं खुद को आंकता हूँ तो मैं एक ख्याली वृत्तांत रच सकता हूँ जिसके सारे में अपने निर्णयों को सही ठहरा कर बुरे परिणामों को जोखिम के मत्थे मर सकूं। फोर्ब्स मैगजीन का कवर ऐसे गरीब निवेशकों की सराहना नहीं करता जिन्होंने निर्णय तो समझदारी भरे लिए, किंतु दुर्भाग्यवश जिन्हें जोखिम का बुरा पहलू झेलना पड़ा। लेकिन ये ऐसे अमीर निवेशकों का गुणगान अवश्य करता है जिन्होंने ठीक ठाक या फिर लापरवाही वाले निर्णय लिए लेकिन भाग्यशाली निकले। दोनों ने एक ही सिक्का उछाला, लेकिन उसके गिरते समय बाजी पलट गई। इसका खतरनाक पहलू ये है कि हम सब पैसों के बारे में जानने का प्रयत्न करें कि क्या काम करता है और क्या नहीं, कौन सी निवेश नीतियां काम करती हैं, कौन सी नहीं, कौन सी उद्योग नीतियां काम करती हैं, कौन सी नहीं। आप अमीर कैसे बनते हैं, आप गरीब होने से कैसे बच सकते हैं। हम सफलताओं और असफलताओं की समीक्षा कर ये पाठ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। वही करो जो इसने किया, जो उसने किया, उससे बचो। अगर हमारे पास कोई जादुई छड़ी होती तो हम जान पाते कि इन परिणामों का कितना अनुपात ऐसे कार्यों के कारण है जो दोहराया जा सकते हैं, बनाम अनियमित जोखिम और भाग्य की भूमिका जो इन कार्यों को इस या उस ओर धकेलते हैं। लेकिन हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, हमारे पास दिमाग है जिसके अधिक बारीकी के बगैर सरल उत्तर चाहिए। इसलिए उन विशेषताओं को पहचानना जो हमें अपनानी चाहिए या जिनसे बचना चाहिए बेहद कठिन हो सकता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की जो बिल गेट्स की ही तरह बेहताशा सफल था, लेकिन जिसकी सफलता को भाग्य या कौशल से बांधना कठिन है। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने अपने रेल मार्ग साम्राज्य को विस्तृत
करने के लिए बस कुछ व्यापारिक करार पूरे ही किए थे। उनके एक व्यावसायिक सलाहकार ने आगे झुककर वैंडरबिल्ट को बताया कि हर वो करार जिसके लिए उन्होंने सहमति दी थी वो किसी न किसी तरह कानून को तोड़ रहा था। हे भगवान, जॉन वैंडरबिल्ट ने कहा, तुम्हें लगता है कि रेल मार्ग स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के कानून के अनुसार चल सकता है? बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? इसे पढ़ने के बाद मेरा पहला विचार यही था। इस रवैये के कारण ही वे इतने सफल थे। वैंडरबिल्ट के समय में कानून रेल मार्ग को अनुमति नहीं देता था, इसलिए उन्होंने कहा भाड़ में जाए और कैसे भी अपना काम किया। वैंडरबिल्ट बेहताशा रूप से सफल थे, इसलिए उनकी कानून तोड़ने की आदत जो कुख्यात और उनकी सफलता के लिए निर्णायक थी, उसे ऋषि ज्ञान के रूप में देखना लुभावना लग सकता है। उस बेजोड़ दूरदर्शी ने कुछ भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। लेकिन ये विश्लेषण कितना खतरनाक है। कोई भी समझदार व्यक्ति खुल्लम खुल्ला अपराध को उद्यमी विशिष्टता के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देगा। आप आसानी से वैंडरबिल्ट की कहानी के अलग तरह के रूप लेने की कल्पना कर सकते हैं। एक नियम विरोधी जिसकी नई कंपनी एक अदालत के आदेश से धराशायी हो गई। इसलिए यहाँ पर एक समस्या है। आप वैंडरबिल्ट की कानून तोड़ने के लिए उतनी ही प्रशंसा कर सकते हैं जितनी आप एनरॉन की इसके लिए आलोचना करते हैं। शायद इनमें से एक भाग्यवश कानून के हाथों से बच निकला, जबकि दूसरा जोखिम के छोर पर जा पहुंचा। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी भी ऐसी ही है। उनका बार बार कानून की आंखों में धूल झोंकना। एक न्यायाधीश ने एक बार उनकी कंपनी को आम चोर के सम्मान कहा था। इतिहासकारों द्वारा अक्सर शातिर व्यवसायी होशियारी के रूप में दर्शाया गया है। शायद वो था भी, लेकिन वृतांत तुमने पुराने नियम कानून को नव रचना के आड़े नहीं आने दिया। से तुमने एक अपराध किया है, मैं बदलता है। मैं कब बदलता है? या फिर वृतांत को रॉकफेलर बहुत प्रतिभावान थे, उनके सफलताओं से सीखने का प्रयास करो। से रॉकफेलर एक अपराधी था, उसकी व्यावसायिक असफलताओं से सीखने का प्रयत्न करो। मैं बदलने के लिए कहानी में कितनी फेरबदल करनी होगी? बहुत कम। मैं कानून की चिंता क्यों करूं? वैंडरबिल्ट ने एक बार कहा था, क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? उनके पास थी और उसने काम भी किया। लेकिन उन शब्दों की किसी ऐसी कहानी के अंतिम शब्दों के रूप में कल्पना करना काफी आसान है जिसका परिणाम बिल्कुल अलग हो। निडरता और लापरवाही के बीच की रेखा बहुत महीन हो सकती है। जब हम भाग्य और जोखिम को उनका उचित लेखा न दें तो वे अदृश्य हो सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम अब तक के महानतम निवेशक, मूल्य निवेशक के जनक और वॉरेन बफेट के शुरुआती गुरु के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन बेंजामिन ग्राहम की अधिकांश निवेश सफलता GEICO स्टॉक के एक बड़े भाग का स्वामी होने के कारण थी, जिसने उनके खुद के अनुसार हर उस विविधीकरण का नियम तोड़कर रख दिया जिसे ग्राहम के खुद अपने प्रसिद्ध मूल ग्रंथों में लिखा था। यहाँ निर्भीकता और लापरवाही के बीच की महीन रेखा कहाँ स्थित है मुझे नहीं पता। ग्राहम ने अपने GEICO बेनोंजा के बारे में लिखा, एक भाग्यशाली मौका या अत्यंत समझदारी वाला निर्णय। क्या हम इनके बीच का अंतर बता सकते हैं? आसानी से नहीं। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि मार्क जुकरबर्ग, क्योंकि उन्होंने याहू के 2006 के $1 बिलियन में उनकी कंपनी खरीदने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भविष्य को बूझा और अपनी बात पर डटे रहे। लेकिन लोग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे जाने के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए याहू की इतनी ही आलोचना करते हैं। इन मूर्खों को समय रहते पैसे बटोर लेने चाहिए थे। उद्यमियों के लिए यहाँ क्या सबक है मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं, क्योंकि भाग्य और जोखिम की स्पष्ट व्याख्या करना कठिन है। इसके और भी कितने ही उदाहरण हैं। अनगिनत सौभाग्य और सफलताएं लिवरेज का परिणाम है। सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुरे प्रबंधक अपने कर्मचारियों को जितना हो सके उतना बाध्य करते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है और ग्राहक नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। दोनों स्वीकृत व्यावसायिक ज्ञान है। प्रेरक रूप से निर्भीक और मूर्ख लापरवाह के बीच की रेखा की मोटाई मात्र 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, जिसे बस बारीक दृष्टि से देखा जा सकता है। भाग्य और जोखिम एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। जब हम वित्त प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ शैली के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं तो भाग्य क्या है, कौशल क्या है और जोखिम क्या है, ये पहचानना सबसे कठिन समस्या है। लेकिन ऐसी 2 बातें हैं जो आपको बेहतर दिशा दिखा सकती हैं। नंबर 1, ध्यान रखें कि आप किसकी प्रशंसा और सराहना करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसे नापसंद करते हैं और उसके जैसा नहीं बनना चाहते। नंबर 2, या फिर ध्यान रखें कि जब आप मानने चले कि 100% परिणाम प्रयासों और निर्णयों पर निर्भर करते हैं। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने उसे एक पत्र लिखा जिसका एक हिस्सा कुछ ऐसा था। कुछ लोग ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जहाँ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ अन्य इसके विरुद्ध होते हैं। कुछ जन्म समृद्ध अर्थव्यवस्था में होता है जहाँ उद्यमिता को बढ़ावा
बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ जन्म युद्ध और अभाव में होता है। मैं तुम्हें सफल होते देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खुद हासिल करो, लेकिन याद रखो कि सफलता हमेशा मेहनत के कारण नहीं मिलती और गरीबी हमेशा आलस के कारण नहीं होती। जब तुम दूसरों को और साथ में खुद को आंकने लगो, ये हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए व्यक्ति विशेष और केस स्टडी पर कम और व्यापक प्रतिमानों पर अधिक ध्यान दें। किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर चरम सीमा के उदाहरण लेते हैं, जबकि अरबपति सीईओ या वे जो बुरी तरह से असफल हुए जो खबरों में रहते हैं, और चरम सीमा के उदाहरण अक्सर अपनी जटिलता के कारण अन्य परिस्थितियों में लागू नहीं होते। जितना चरम कोई परिणाम होता है, उतना ही कम उसके सबक को आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे, क्योंकि ये परिणाम उतना ही अधिक भाग्य और जोखिम की चरम सीमाओं से प्रभावित हुआ होगा। आप सफलता और असफलता के व्यापक प्रतिमानों को देख अभियोजित बोध के निकट पहुंच जाएं। प्रतिमान जितना सामान्य होगा, उतना ही अधिक वो आपके जीवन में लागू हो सकेगा। वॉरेन बफेट की निवेश सफलता का अनुकरण कर पाना कठिन है, क्योंकि उनके परिणाम इतने चरम हैं कि उनकी आजीवन उपलब्धियों में भाग्य की भूमिका संभवतः बहुत अधिक है, और भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसका विश्वसनीयता के अनुसरण किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम अध्याय 7 में देखेंगे, ये समझना कि जो लोग अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं वे अधिक खुश रहते हैं, ये एक व्यापक और सामान्य अवलोकन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकें। मेरे पसंदीदा इतिहासकार फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपना कैरियर एक औसत मध्यस्थ अमेरिकी के जीवन को दर्शाते हुए बिताया। वे कैसे रहते थे, किस प्रकार उनमें बदलाव आया, आजीविका के लिए वे क्या करते थे, खाने में क्या खाते थे इत्यादि। इस तरह के व्यापक अवलोकन से अधिक उपयुक्त सीख मिलती है, बजाय उन चंद अतिशय शख्सों के अध्ययन से जो हमेशा खबरों में रहते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक खराब शिक्षक है। ये होशियार लोगों को ये सोचने को लुभाती है कि वे कभी हार नहीं सकते। जब सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, समझिए कि ये इतना अच्छा भी नहीं जितना आपको लग रहा है। आप अजय नहीं हैं, और यदि आप ये मान लें कि भाग्य ने आपको सफलता दिलाई है, तो आपको इसके दूसरे भाई जोखिम में भी विश्वास करना पड़ेगा, जो आपकी कहानी को तुरंत पलट सकता है। लेकिन इसे दूसरी दिशा में देखा जाए तब भी ये मान्य है। असफलता भी एक खराब शिक्षक हो सकती है, क्योंकि ये होशियार लोगों को ये मानने के लिए मजबूर करती है कि उनके निर्णय बहुत बेकार थे। जब कभी वे जोखिम के निर्मम वास्तविकता का सामना करते हैं, असफलता का सामना करने की तरकीब ये है कि आप अपने वित्तीय जीवन का इस तरह से प्रबंधन करें, एक बुरा निवेश या एक अपूर्ण वित्तीय उद्देश्य आपको पूरी तरह से न झकझोर दे और आप फिर से भाग्य आपके पक्ष में होने तक आगे बढ़ते रहे। लेकिन और भी महत्वपूर्ण ये है कि जितना हम सफलता में भाग्य की भूमिका को मान्यता देते हैं, जोखिम की भूमिका का आशय यह है कि हमें खुद को माफ करना सीखना चाहिए और साथ ही दूसरों की असफलताओं को आंकते हुए उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना वो दिखता है। आइए अब ऐसे दो व्यक्तियों की कहानियों पर नजर डालें जिन्होंने अपने भाग्य को बाध्य किया। चैप्टर 3, कभी भी पर्याप्त नहीं। जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। जॉन बोगले वैनगार्ड के संस्थापक थे, जिनका 2019 में निधन हो गया। उन्होंने एक बार धन दौलत के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाई जो कुछ ऐसा दर्शाती है जिसके बारे में हम अधिक नहीं सोचते। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कर्ट वेनेगट ने अपने साथी जोसेफ हेलर से कहा कि उनके मेजबान, जो एक हेज फंड प्रबंधक था, उसने एक ही दिन में इतने पैसे कमाए हैं जितने हेलर ने अपनी अत्यंत लोकप्रिय नॉवल कैच 22 की पूरी काल विधि में भी नहीं कमाए होंगे। हेलर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास वो है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त। पर्याप्त। मैं इस शब्द की सरल वाग्मिता से स्तंभ रह गया। स्तंभ, जिसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि मुझे खुद जीवन में बहुत कुछ मिला है, और दूसरा, क्योंकि जोसेफ हेलर ने जो कहा वो एकदम सही था। हमारे समाज के एक अंश के लिए, जिसमें हम में से काफी समृद्ध और शक्तिशाली लोग शामिल हैं, आजकल कोई सीमा ही नहीं है जो पर्याप्तता को परिभाषित कर सके। ये कितना तीक्ष्ण है और कितना शक्तिशाली। आइए मैं आपको हमारे पास पर्याप्त न होने के खतरों के दो उदाहरण देता हूँ और देखते हैं वे हमें क्या सिखा सकते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और किशोरावस्था में वे अनाथ हो गए। लोग ऐसे विशेषाधिकृत लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपना जीवन थर्ड बेस पर शुरू करते हैं। गुप्ता तो बेसबॉल स्टेडियम भी नहीं देख पाए। उस शुरुआत से आगे चलकर
रजत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वे अद्भुत हैं। लगभग 45 वर्ष की उम्र में गुप्ता मैकेंजी के CEO बन गए, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म है। वे 2007 में सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोक हितैषी कार्य में बिल गेट्स के साथ सहभागिता की। वे 5 अन्य पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सम्मिलित थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ी से निकल गुप्ता अभी तक के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन चुके हैं। सफलता के साथ साथ उन्हें प्रचुर संपत्ति भी मिली। 2008 में खबरों के अनुसार गुप्ता की शुद्ध संपत्ति 100 मिलियन थी। इतनी राशि अधिकांश लोगों के लिए अप्रिमीय है। उस राशि का 5% वार्षिक प्रतिफल प्रतिदिन लगभग $600 प्रति घंटा उत्पन्न करता है। वे जीवन में जो चाहे वो कर सकते थे, और जो वे चाहते थे वो मात्र एक सेंटा मिलियनियर बनना नहीं था, वे एक बिलियनियर बनना चाहते थे, और वे हर हाल में ये पाना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे, जिसके कारण वे विश्व के कुछ सबसे अमीर निवेशकों से घिरे हुए थे। एक निवेशक ने प्राइवेट इक्विटी टाइकून के भुगतान दिवस का हवाला देते हुए गुप्ता के बारे में कहा, मुझे लगता है वे उस समूह में रहना चाहते हैं, वो एक अरबपतियों का समूह है ना? गोल्डमैन जैसे अरबों खरबों का ही समूह है, सही है ना? बिल्कुल सही। और इस तरह गुप्ता को एक लाभप्रद अन्य काम मिल गया। 2008 में जब गोल्डमैन सैक्स को वित्तीय संकट की मार झेलनी पड़ी, वॉरेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन बोर्ड का सदस्य होने के कारण गुप्ता को सामान्य जनता से पहले इस सौदे की जानकारी मिल गई। ये एक मूल्यवान जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व शंकास्पद था, और बफेट के समर्थन से निश्चय ही उसके स्टॉक में उछाल आ जाता। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने के 16 सेकंड बाद गुप्ता, जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग की फोन कॉल पर थे, उन्होंने फोन रखकर राजरत्नम नाम के एक हेज फंड प्रबंधक को फोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राजरत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि फोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ घंटों बाद जनता के सामने बफेट गोल्डमैन सौदे की घोषणा की गई। गोल्डमैन के स्टॉक में उछाल आया। राजा रत्नम ने तुरंत $1 मिलियन कमा लिए। ये इस कथित चलन का बस एक उदाहरण है। SEC का दावा है कि गुप्ता की भीतरी कमाई से उन्हें $17 मिलियन का लाभ हुआ। ये पैसा कमाने का आसान तरीका था, और अभियोक्ताओं के लिए ये और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजा रत्नम दोनों ही भीतरी लेन देन के जुर्म में झेल गए, और उनके कैरियर और प्रतिष्ठा दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। अब बर्नी मैडोफ का उदाहरण लीजिए। उसके अपराध के बारे में सब भली भांति जानते हैं। मैडोफ चार्ल्स पोंजी के बाद से अब तक का सबसे कुख्यात पोंजी चालबाज है। मैडोफ निवेशकों को 2 दशकों तक ठगता रहा, जब तक कि उसका अपराध पकड़ नहीं लिया गया। व्यंग्य पूर्वक रूप से गुप्ता के कारनामों के कुछ ही सप्ताह बाद यहाँ पर अनदेखा पहलू ये है कि मैडोफ गुप्ता की ही तरह एक जालसाज के अलावा कुछ और भी था। पोंजी योजना जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया, उससे पहले वो एक बेहताशा सफल और विधि संगत व्यवसायी था। मैडोफ एक बाजार निर्माता था, जिसका काम स्टॉक खरीदारों और विक्रेताओं को आपस में जोड़ना था। वो इस काम में बहुत अच्छा था। 1992 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मैडोफ की मार्केटिंग मेकिंग फर्म का कुछ ऐसे बखान किया। बर्नार्ड एल ने एक अत्यधिक लाभदायक प्रतिभूति फर्म स्थापित की है, मैडोफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, जो स्टॉक ट्रेड का एक विशालकाय भाग बिग बोर्ड के हाथ से निकाल ले जाती है। मैडोफ फर्म द्वारा एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से किए जाने वाला $740 मिलियन का प्रतिदिन औसत ट्रेड न्यूयॉर्क एक्सचेंज का कुल 9% है। शरीफ मैडोफ की फर्म इतनी जल्दी और सस्ते में ट्रेड संचालित कर सकती हैं कि ये अन्य ब्रोकरेज कंपनियों को उनके ग्राहकों के ऑर्डर पूरा करने के लिए एक पैनी प्रति शेयर देती है, और इस प्रकार क्रय विक्रय दर के अंतर से लाभ उठाती है, जिसके लिए अधिकतर स्टॉक ट्रेड करते हैं। ये किसी पत्रकार द्वारा किसी ऐसी धोखाधड़ी का वर्णन नहीं जो अभी बाहर नहीं आई थी। मैडोफ का मार्केटिंग मेकिंग व्यवसाय वैध था। एक भूतपूर्व कर्मचारी ने बताया कि मैडोफ के व्यवसाय की मार्केटिंग मेकिंग शाखा प्रति वर्ष $25 मिलियन से $50 मिलियन कमाती थी। बर्नी मैडोफ का वैध धोखाधड़ी रहित व्यवसाय हर तरह से बहुत सफल था। उसने इसे अत्यधिक और वैध के रूप में
समर्थ बनाया और फिर भी धोखाधड़ी। जो प्रश्न हमें गुप्ता और मैडोफ दोनों को पूछना चाहिए वो ये है कि कोई ऐसा जिसके पास अरबों खरबों डॉलर हो वो और अधिक पैसों के लिए क्यों इतना बेताब होगा कि उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। वे लोग जो उत्तरजीविता के लिए संघर्ष कर रहे हो उनके द्वारा किया गया अपराध अलग बात है। एक नाइजीरियन ठग ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उसे दूसरों को चोट पहुंचाने से गलानी का अनुभव होता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द महसूस नहीं होने देती। जो गुप्ता और मैडोफ ने किया वो अलग था। उनके पास से पहले से सब कुछ था, अकल्पनीय संपत्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, और उन्होंने इस सब को जाने दिया क्योंकि उन्हें और अधिक चाहिए था। उन्हें पर्याप्त का बोध नहीं था। ये चरम उदाहरण है, लेकिन इस आचरण के गैर अपराधी संस्करण भी हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के हेज फंड में काम कर रहे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से दसों सैकड़ों मिलियन डॉलर के मालिक थे और उनकी संपत्ति में से अधिकांश उनके खुद के फंड में निवेशित थी। फिर और अधिक पाने की लालसा में उन्होंने इतना जोखिम उठाया कि सब खो बैठे। 1998 में इतिहास की सबसे दृढ़ अर्थव्यवस्था और सबसे अच्छे बुल मार्केट के बीच वॉरेन बफेट ने बाद में इसका इस तरह वर्णन किया। वो पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी, उन्होंने वो सब दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और आवश्यक था। और ये मूर्खता है, ये साफ मूर्खता है जो आपके लिए जरूरी है। अगर आप उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाते हैं जो जरूरी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। जो आपके पास है और जरूरी है कि उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत नहीं। ये एक ऐसी बात है जो उतनी ही प्रत्यक्ष है जितनी की अनदेखी। हम में से शायद ही कभी किसी के पास 100 मिलियन डॉलर हो जैसे गुप्ता और मैडोफ के पास थे, लेकिन ये किताब पढ़ रहे लोगों में से कुछ प्रतिशत अपने जीवन में एक पड़ाव पर इतना वेतन अवश्य कमा सकेंगे जिससे वे अपनी हर जायज जरूरत पूरी कर सकें और साथ ही उसमें से भी काफी कुछ पा सकें जो वे चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, ये कुछ बातें याद रखें। नंबर 1, सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोल पोस्ट को चलने से रोकना है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर नतीजों के साथ उम्मीद बढ़ती रहे तो अधिक पाने की चेष्टा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि और अधिक प्रयास के बाद आप फिर वैसा ही महसूस करेंगे और ये खतरनाक होता जाता है। जब ज्यादा का स्वाद, ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत, ज्यादा प्रतिष्ठा संतुष्टि से ज्यादा महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है, उस परिस्थिति में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम गोल पोस्ट को दो और कदम आगे धकेल देता है। आपको लगता है जैसे आप पीछे छूट रहे हैं और गति बनाए रखने का एकमात्र तरीका और अधिक जोखिम उठाना है। आधुनिक पूंजीवाद दो चीजों में माहिर है, धन दौलत उत्पन्न करने में और साथ ही ईर्ष्या उत्पन्न करने में। शायद ये दोनों साथ साथ ही पाए जाते हैं। अपने साथियों से आगे बढ़ने का जुनून सफलता का ईंधन तो हो सकता है, लेकिन पर्याप्त के बोध के बिना जीवन में कुछ मजा नहीं है। खुशी, जैसा कि कहा जाता है, उम्मीदों के बिना नतीजे हैं। नंबर 2, यहाँ असल समस्या सामाजिक तुलना है। एक नए बेसबॉल खिलाड़ी के बारे में सोचिए जो प्रति वर्ष $5 लाख कमाता है। वो हर परिभाषा से अमीर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो उसी टीम के लिए खेलता है जिसके लिए माइक ट्राउट, जिसके पास 12 वर्षीय 430 मिलियन का अनुबंध है। अब तुलना करें तो वो नया खिलाड़ी दिवालिया प्रतीत होगा, लेकिन अब माइक ट्राउट की तरह सोचिए। 36 मिलियन प्रति वर्ष बेहताशा धनराशि है, लेकिन 2018 में उच्चतम आय वाले हेज फंड प्रबंधक को शीर्ष 10 की सूची में आने के लिए $340 मिलियन प्रति वर्ष कमाना आवश्यक था। ट्राउट जैसे लोग संभवतः अपनी आय की तुलना ऐसे लोगों से करते होंगे और जो हेज फंड प्रबंधक $340 मिलियन प्रति वर्ष कमा है, और वो शायद खुद की तुलना शीर्ष 5 हेज फंड प्रबंधकों से करता होगा जिन्होंने 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाए। वे शीर्ष प्रबंधक वॉरेन बफेट के जैसे किसी से प्रेरित हो सकते हैं जिनकी निजी संपत्ति 2018 में $3.5 बिलियन बढ़ गई। बफेट के जैसा कोई शायद जेफ बेजोस से प्रेरित हो सकता है जिनकी शुद्ध संपत्ति 2018 में $24 बिलियन बढ़ गई। एक ऐसी राशि जिसका प्रति मिनट भाग अमीर बेसबॉल खिलाड़ी की पूरे साल की कमाई से अधिक है। मुद्दा ये है कि सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची है कि वस्तुतः कोई इसे नहीं छू पाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, या फिर जीतने का एकमात्र तरीका ये है कि कभी इसे लड़ा ही न जाए। ये मान लेना कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है,
फिर चाहे वो दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो। मेरा एक दोस्त हर साल तीर्थ यात्रा पर लास वेगास जाता है। एक बार उसने एक डीलर से पूछा, तुम कौन से खेल खेलते हो और कौन से कसिनो में? डीलर ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, लास वेगास के कसिनो में जीतने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि जैसे ही आप अंदर आए वापस बाहर निकल जाएं। और ठीक इसी तरह दूसरों की संपत्ति से तुलना करने का खेल भी काम करता है। नंबर 3, पर्याप्त बहुत कम नहीं होता। पर्याप्त होने का विचार रूढ़िवादी के जैसा लग सकता है, जिसमें अवसरों और क्षमताओं को छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है। पर्याप्त का मतलब ये समझना है कि इसका विपरीत और अधिक की भूख आपको पछतावे के छोर पर लाकर खड़ा कर देगी। ये जानने का एकमात्र तरीका है कि आप कितना खाना खा सकते हैं, यही कि आप तब तक खाना खाएं जब तक बीमार न पड़ जाएं। कुछ ही लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उल्टी करने की तकलीफ खाने के स्वाद से ज्यादा होती है, लेकिन किसी कारण ये तर्क व्यवसाय और निवेश में नहीं चलता और अधिकतर लोग तब जाकर रुकते हैं जब वे टूट जाए या रुकने पर मजबूर हो जाए। ये अबोध रूप से कुछ ऐसा भी हो सकता है, अपने काम में अक्रियाशील होने से लेकर एक जोखिम भरा निवेश आवंटन जिसे आप कायम न रख सके। दूसरी तरफ दुनिया में रजत गुप्ता और बर्नी मैडोफ जैसे लोग हैं जो चोरी करने पर उतर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना नतीजों की परवाह किए हर डॉलर हासिल करना जरूरी है। जो भी हो, हर एक संभाव्य डॉलर को ठुकराने की असमर्थता आगे चलकर आपको भारी पड़ेगी। नंबर 4, बहुत सी चीजें जोखिम में डालने लायक नहीं होती, चाहे संभाव्य लाभ कितना ही अधिक हो। जेल से रिहा होने के बाद रजत गुप्ता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख पाई है, कभी भी किसी चीज से हद से ज्यादा अनुरक्त न हो। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां या इनमें से कुछ भी। मैं अब इस बारे में सोचता हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जो हुआ उसने मेरी प्रतिष्ठा अनुचित रूप से नष्ट कर दी और ये तभी तकलीफ देता है अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा से बहुत लगाव रखता हूँ। ये शायद उनके अनुभव से लिए जाने वाला सबसे खराब सबक मालूम पड़ता है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसे आदमी का खुद को तसल्ली देने के लिए बहाना है जो बुरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा वापस चाहता है, लेकिन अब वो जा चुकी है। प्रतिष्ठा अमूल्य है, आजादी और स्वावलंबन अमूल्य है, परिवार और दोस्त अमूल्य हैं। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे प्यार पाना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है और इन सब को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका ये जानना है कि कब आपको वे जोखिम उठाना बंद कर देना चाहिए जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है। अच्छी खबर ये है कि पर्याप्त का निर्माण करने वाला सबसे शक्तिशाली औजार अद्भुत रूप से सरल है और ऐसे जोखिमों की मांग नहीं करता जो इनमें से किसी भी चीज को हानि पहुंचाए। ये अगला अध्याय है। चैप्टर 4, विस्मयकारी कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की 84.5 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति में से 81.5 बिलियन डॉलर उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई। हमारे मस्तिष्क ऐसी अनरकथा संभालने के लिए नहीं बने हैं। एक क्षेत्र में मिले सबक अक्सर हमें अन्य असंबद्ध क्षेत्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकते हैं। अब हिमयुग के अरबों वर्ष के इतिहास को ही लीजिए और वो हमें अपने धन को बढ़ाने के लिए जो सिखाते हैं। पृथ्वी के बारे में हमारी वैज्ञानिक जानकारी जितना आप सोचते हैं उससे नवीन है। ये जानने के लिए कि धरती कैसे काम करती है हमें इसकी सतह को गहराई तक खोदना पड़ता है, जो हम कुछ समय पहले तक भी नहीं कर पाए थे। जब हम अपने ग्रह के मूल तत्व भी पता नहीं कर पाए थे, आइजैक न्यूटन ने उससे सैकड़ों साल पहले तारों की गति का अनुमान लगा लिया था। 19वीं शताब्दी में जाकर वैज्ञानिक इस बात से सहमत हुए कि अनेकों बार पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। बहुत से प्रमाण होने के कारण इसके विरुद्ध जाने की संभावना ही नहीं थी। संसार भर में एक समय में जमे हुए विश्व के निशान भरे पड़े हैं। अव्यवस्थित रूप से यहाँ वहाँ बिखरे विशाल शिलाखंड, महीन परतों में कुरेदे हुए चट्टानी तल। ये प्रमाण स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि सिर्फ एक हिमयुग नहीं आया था, बल्कि 5 अलग अलग हिमयुग जिन्हें मापा जा सका। ग्रह को जमाने, फिर से पिघालने और एक बार फिर से जमाने में लगी ऊर्जा चौंका देने वाली है। आखिर पृथ्वी पर हो रहे इन चक्रों का कारण क्या हो सकता था? ये संभवतः हमारे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली बल होना चाहिए और ये था भी, बस वैसे नहीं जैसा किसी ने सोचा हो। हिमयुग क्यों आया, इसके बारे में अनेकों परिकल्पनाएं थी। उनके महाकाव्य भूवैज्ञानिक प्रभाव के कारण ये परिकल्पनाएं उतनी ही भव्य भी थी। ऐसा माना जा रहा था कि पर्वत श्रृंखलाओं के उठने से पृथ्वी की हवाओं में आए बदलाव ने जलवायु को बदला होगा। कुछ परिकल्पनाओं
नेताओं ने इस विचार का समर्थन किया कि हिम प्राकृतिक अवस्था है जो महाकाव्य ज्वालामुखी विस्फोटों से बाधित हुई, जिसके चलते पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। लेकिन इनमें से कोई भी परिकल्पना हिमयुग के चक्रों का वर्णन नहीं कर पाई। पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति या कोई बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसी एक हिमयुग का कारण हो सकते हैं। इससे 5 हिमयुगों की चक्रीय पुनरावृत्ति को नहीं समझाया जा सकता था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में मिलुटिन मिलाकोविक नामक एक सर्बियन वैज्ञानिक ने अन्य ग्रहों की स्थिति के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन किया और हिमयुग संबंधी एक परिकल्पना सामने रखी जो अब हम जानते हैं कि सही है। सूरज और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घमन को हल्के से प्रभावित करता है और सूरज की ओर झुका देता है। इस चक्कर के हिस्सों के दौरान जो सदियों हजारों वर्षों तक चल सकता है, पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध को नियमित रूप से थोड़ा अधिक या थोड़ा कम सौर्य विकिरण मिलता है। और यहाँ ये और दिलचस्प हो जाता है। मिलाकोविक की परिकल्पना ने आरंभ में ये माना कि पृथ्वी के गोलार्धों के झुकाव ने ऐसी कठोर शीत ऋतु को जन्म दिया जिसके कारण यह ग्रह बर्फ में परिवर्तित हो गया। लेकिन व्लादिमीर कोपो नाम के एक रूसी अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री ने मिलाकोविक के शोध का गहराई से अध्ययन किया और एक अद्भुत सूक्ष्म भेद खोज निकाला। मध्यम रूप से ठंडी ग्रीष्म ऋतु बर्फीली अपराधी थी, न कि ठंडी शीत ऋतु। ये तब शुरू होता है जब कोई ग्रीष्म ऋतु इतनी गर्म नहीं हो पाती कि पिछली शीत ऋतु की बर्फ पिघला सके। बची हुई बर्फ का आधार आने वाली शीत ऋतु में बर्फ का जमना और आसान कर देता है, जो अगली ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के जमे रहने की संभावना बढ़ा देता है और फिर से आने वाली शीत ऋतु में अधिक जमाव का कारण बनता है। शाश्वत बर्फ अधिक सौर्य किरणों को प्रतिबिंब करती है जिससे ठंडक बढ़ती है, फिर और अधिक हिमपात होता है और ये चलता रहता है। कुछ सैकड़ों वर्षों के अंतराल में ये मौसमी बर्फ बढ़कर महाद्वीपीय बर्फ की चादर में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह ये रोमांचक शुरुआत हो जाती है। विपरीत दिशा में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक कक्षीय झुकाव जो अधिक सूरज की रोशनी आने दे शीतकालीन बर्फ को अधिक पिघलाती है, जिससे आने वाले वर्षों में कम सौर्य किरणें प्रतिबिंब होती है। फिर तापमान बढ़ता है जिससे अगले वर्ष हिमपात में कमी आती है इत्यादि। इस प्रकार ये चक्र चलता है। यहाँ अद्भुत बात यह है कि किस प्रकार परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे परिवर्तनों से कुछ इतना बड़ा विकसित हो सकता है। शुरुआत होती है किसी ठंडी ग्रीष्म ऋतु की बची बर्फ की एक महीन परत के साथ जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देगा और फिर भूगर्भीय रूप से पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी कई मील मोटी बर्फ की सतह से ढक जाती है। जैसा कि ग्लेशियोलॉजिस्ट गवेज स्कूल्टज कहते हैं, बर्फ की मात्रा जिससे बर्फ की चादर बनती है वो इतनी जरूरी नहीं जितना ये तथ्य कि बर्फ कितनी भी कम हो वो बनी रहती है। हिमयुग से एक बड़ा सबक ये मिलता है कि जबरदस्त नतीजों के लिए जबरदस्त ताकत की आवश्यकता नहीं होती। अगर कुछ जमा होता जाता है, अगर थोड़ी सी वृद्धि भविष्य के लिए ईंधन का काम करती है, एक छोटा सा शुरुआती आधार इतने अद्भुत नतीजे दे सकता है कि वे तर्क के परे नजर आए। ये इतना तर्क के परे हो सकता है कि आप क्या संभव है, विकास कहां से आता है और कहां तक जा सकता है उसे वास्तविकता से कम आंकेंगे। और धन दौलत पर भी यही लागू होता है। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति कैसे निर्मित की, इस पर 2000 से भी अधिक किताबें लिखी जा चुकी हैं। उनमें से कई बेहतरीन हैं, लेकिन ऐसी बस कुछ ही हैं जो इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देती हैं। बफेट की संपत्ति सिर्फ उनके एक अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि लगभग बचपन से ही अच्छा निवेशक होने के कारण है। मेरे इस किताब को लिखने के समय वॉरेन बफेट की शुद्ध संपत्ति 84.5 बिलियन डॉलर है। उसमें से लगभग 84.2 बिलियन डॉलर 50वें जन्मदिन के बाद पूंजित हुई। 80.5 बिलियन डॉलर लगभग 65 वर्ष की उम्र में सामाजिक सुरक्षा की योग्यता प्राप्त करने के बाद आई। वॉरेन बफेट एक असाधारण निवेशक हैं, लेकिन अगर आप उनकी सारी सफलता को निवेश कुशाग्रता से जोड़ते हैं तो आप एक मुख्य बिंदु को छोड़ देंगे। उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी ये है कि वे एक शताब्दी के 3/4 भाग तक एक असाधारण निवेशक रहे हैं। अगर उन्होंने 30 की उम्र में निवेश आरंभ किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए होते, शायद ही किसी ने उनका नाम भी सुना होता। एक छोटे से विचार परीक्षण पर नजर डालिए। बफेट ने 10 वर्ष की उम्र में गंभीर रूप से निवेश शुरू कर दिया था। 30 की उम्र तक पहुंचने तक उनकी शुद्ध संपत्ति $1 मिलियन थी, 9.3 मिलियन डॉलर मुद्रास्फीति से समायोजित होने के बाद। लेकिन अगर वे कोई सामान्य व्यक्ति होते जिसने अपनी किशोरावस्था और युवा अवस्था दुनिया घूमते हुए
अपनी अभिलाषा ढूंढते हुए बिताई होती और 30 की उम्र में उनकी शुद्ध संपत्ति मान लीजिए $25,000 होती, और मान लेते हैं कि वे फिर भी असाधारण वार्षिक निवेश प्रतिफल कमाने के सक्षम रहते जो उन्होंने उत्पन्न किया है 22%, लेकिन 60 की उम्र में निवेश करना छोड़ देते जिससे गोल्फ खेल सकें और अपने नाती पोतों के साथ समय बिता सकें। आज उनकी शुद्ध संपत्ति का मोटा अनुमान कितना होता? $84.5 बिलियन तो नहीं, $11.5 मिलियन। उनकी वास्तविक शुद्ध संपत्ति से 99.9% कम। प्रभावी रूप से वॉरेन बफेट की वित्तीय सफलता को उस वित्तीय आधार से जोड़ा जा सकता है जो उन्होंने अपनी किशोरावस्था में बनाया और वो दीर्घायु जिसे अपनी वृद्धावस्था में कायम रखा। निवेश उनका कौशल है, लेकिन उनका राज समय है। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब इसे अलग तरह से देखिए, बफेट अब तक के सबसे धनी निवेशक हैं, लेकिन वास्तव में वे सबसे महान नहीं हैं, कम से कम जब औसत वार्षिक प्रतिफल से मापा जाए। हेज फंड न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजीज के प्रमुख जिम साइमंस ने 1988 से लेकर 66% प्रति वर्ष की दर से धन की कंपाउंडिंग की है। कोई भी इस रिकॉर्ड के निकट भी नहीं पहुंच सकता, और जैसा कि हमने अभी देखा, बफेट ने लगभग 22% प्रति वर्ष की दर से कंपाउंडिंग की है, इसका बस 1/3। साइमंस की शुद्ध संपत्ति इस किताब को लिखने के समय $21 बिलियन है। वे, और मैं जानता हूं कि ये कितना हास्यास्पद सुनाई पड़ता है जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालें, तो बफेट से 75% कम धनी है। अगर साइमंस इतने अच्छे निवेशक हैं तो फिर ये अंतर क्यों? क्योंकि साइमंस ने 50 वर्ष की उम्र तक निवेश आरंभ नहीं किया था। बफेट की तुलना में उनके पास कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम वर्ष थे। अगर जेम्स साइमंस ने बफेट की तरह 70 वर्ष की अवधि तक 67% की दर से वार्षिक प्रतिफल कमाया होता तो उनकी संपत्ति, दिल थाम कर सुनिए, 63 क्विंटिलियन, 900 क्वार्टिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन और $160,000 होती। ये आंकड़े हास्यास्पद और अव्यवहारिक दिखाई पड़ते हैं। बात असल में ये है कि वृद्धि अनुमान में छोटे लगने वाले बदलाव हास्यास्पद और अव्यवहारिक आंकड़े को जन्म दे सकते हैं। इसलिए जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ भी इतना शक्तिशाली कैसे बना जितना वो है, हिमयुग क्यों बना, या फिर वॉरेन बफेट इतने धनी क्यों हैं, हम अक्सर सफलता की मुख्य कुंजी को अनदेखा कर देते हैं। मैंने लोगों को कई बार कहते सुना है कि जब उन्होंने पहली बार चक्रवृद्धि ब्याज तालिका देखी या फिर ऐसी कोई कहानी कि अगर उन्होंने 30 की उम्र की बजाय 20 की उम्र में बचत शुरू की होती तो सेवानिवृत्ति के लिए उनके पास कितनी राशि होती, इतनी कि इसने उनका जीवन बदल दिया। लेकिन संभवतः इसने उनका जीवन नहीं बदला। इसने अगर कुछ किया तो वो ये कि उन्हें आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि नतीजे सहज रूप से सही नहीं लगे। रैखिक सोच घातकीय सोच की तुलना में काफी सजग होती है। अगर मैं आपको अपने दिमाग में 8+8+8+8+8+8+8+8+8 जोड़ने को कहूं, आप कुछ ही सेकंड में ऐसा कर लेंगे, जो 72 है। अगर मैं आपको 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 का हिसाब लगाने को कहूं तो आपका सर फट जाएगा, जो 134,02,17,728 है। IBM ने 1950 के दशक में 3.5 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव बनाई। 1960 के दशक में ये संख्या कुछ दर्जन मेगाबाइट तक पहुंच गई। 1970 के दशक के अंत तक IBM विचेटर की ड्राइव 70 मेगाबाइट की थी। इसके बाद ड्राइव का आकार घातकीय रूप से छोटा होता गया और स्टोरेज बढ़ता गया। 1990 के दशक की शुरुआत में एक आम कंप्यूटर 200 से 500 मेगाबाइट का होता था और फिर धम मानो विस्फोट हो गया। 1999 एप्पल का iMac 6 गीगाबाइट की हार्ड ड्राइव के साथ आया। 2003 पावर मैक में 120 गीगाबाइट, 2006 नए iMac में 250 गीगाबाइट, 2011 4 टेराबाइट की पहली हार्ड ड्राइव, 2017 60 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव, 2019 100 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव। अब इस सब को साथ रखकर देखिए, 1950 से 1990 के बीच हमने 296 मेगाबाइट प्राप्त की। 1990 से लेकर अब तक हमने 100 मिलियन मेगाबाइट प्राप्त की। यदि आप एक टेक्नोलॉजी आशावादी होते तो 1950 में पूर्व अनुमान कर सकते थे कि उपयोगी स्टोरेज 1000 गुना बढ़ जाएगा
जाएगा या फिर 10,000 गुना अधिक। यदि आप ज्यादा दूर का अंदाजा लगाते, कुछ ने कहा होता मेरे जीवन काल में 30 मिलियन गुना अधिक, लेकिन यही सच हो गया। कंपाउंडिंग का स्वभाव सहज ज्ञान के विपरीत होने के कारण हम में से सबसे होशियार लोग भी इसकी शक्ति को अनदेखा कर सकते हैं। 2004 में बिल गेट्स ने नई जीमेल की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी को भी 1 गीगाबाइट स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ेगी। लेखक स्टीवन लेवी ने लिखा, अग्रणी टेक्नोलॉजी में उनका सिक्का चलने के बावजूद उनकी सोच पुराने प्रतिमानों में ही अटकी हुई है, जहां स्टोरेज एक ऐसी सामग्री है जिसे संरक्षित करना आवश्यक है। चीजों में कितनी जल्दी वृद्धि हो जाती है, आप इसके आदि कभी नहीं हो सकते। इसमें खतरा इस बात का है कि जब कंपाउंडिंग सहजज्ञ न हो, हम अक्सर इसका सामर्थ्य अनदेखा कर देते हैं और अन्य माध्यमों द्वारा समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम हद से ज्यादा सोच रहे होते हैं, बल्कि समझिए कि हम शायद ही कभी कंपाउंडिंग के सामर्थ्य के बारे में सोचने के लिए रुकते हैं। बफेट की सफलता का अवलोकन कर रही उन 2000 किताबों में से एक का भी शीर्षक ये नहीं है कि ये व्यक्ति लगातार शताब्दी के 3/4 की अवधि से निवेश करता आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी अधिकांश सफलता का कारण यही है और इस गणित को समझना कठिन है क्योंकि ये सहजज्ञ नहीं है। आर्थिक चक्रों, ट्रेडिंग कार्यनीतियों और सेक्टर बेट पर अनेक किताबें हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण किताब का नाम शट अप एंड वेट होना चाहिए। इसमें बस एक पृष्ठ है जिसमें आर्थिक वृद्धि का दीर्घकालीन चार्ट है। यहाँ व्यवहारिक सीख ये है कि कंपाउंडिंग की प्रति अंत प्रतिज्ञात्मक स्वभाव अधिकतर निराशाजनक ट्रेड, खराब कार्यनीतियों और सफल निवेश प्रयासों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। आप लोगों से उनके सारे प्रयासों को वे क्या सीखते हैं और क्या करते हैं, उसमें लगने वाले प्रयास निष्ठापूर्वक उच्चतम निवेश प्रतिफल पाने में लगाने की अपेक्षा नहीं कर सकते। सहज ज्ञान के अनुसार ये अमीर बनने का सर्वश्रेष्ठ उपाय प्रतीत होता है, लेकिन अच्छे निवेश का आशय आवश्यक रूप से मात्र उच्चतम प्रतिफल कमाने से नहीं है, क्योंकि उच्चतम प्रतिफल अक्सर एक बारीकी सिद्ध होते हैं जो दोहराए नहीं जा सकते। इसका मतलब अच्छे प्रतिफल कमाने से हैं जिन्हें आप बरकरार रख सकें और जो एक लंबे समय तक दोहराए जा सकें, तभी कंपाउंडिंग अपार रूप से बढ़ती है। इसके विपरीत ऊंचे प्रतिफल जिन्हें बरकरार न रखा जा सके अक्सर दुखद कहानियों का रूप ले लेती हैं। उन कहानियों को सुनाने के लिए हमें अगले अध्याय की आवश्यकता होगी। चैप्टर 5, धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। अच्छे निवेश का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना नहीं है। आवश्यक ये है कि आप नियमित रूप से गड़बड़ न करते रहें। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और ये कैसे करना है इस पर अनेकों किताबें भी उपलब्ध हैं, लेकिन धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी मितव्ययिता और असुरक्षा का मिश्रण। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। आइए 2 निवेशकों की एक छोटी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। इनमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग 1 शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए। जेसी लिवरमोर अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ और जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए। 30 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति मुद्रास्फीति समायोजित होने के बाद $100 मिलियन थी। 1929 में जेसी लिवरमोर विश्व के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक थे। उस वर्ष स्टॉक मार्केट में आई गिरावट जिसने महामंदी की शुरुआत की, उसने इतिहास में लिवरमोर की विरासत को भी सुदृढ़ कर दिया। अक्टूबर 1929 के एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट की 1/3 से अधिक मूल्य का सफाया हो गया, जिसके दिनों को बाद में काला सोमवार, काला मंगलवार और काला गुरुवार नाम दिया गया। लिवरमोर की पत्नी डोरोथी काफी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों के आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ रोती हुई जेसी का दरवाजे पर स्वागत किया और उसकी मां इतनी व्याकुल थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। जीवनी लेखक टॉम रूबिथान के अनुसार जेसी कुछ पलों तक हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रहे।
थे, ये समझने से पहले कि आखिर हो क्या रहा था। फिर उन्होंने अपने परिवार को ये खबर सुनाई। भाग्य की दरकार और मौलिक सूझ से वे स्टॉक मार्केट में गिरावट पर दाव लगा रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? नहीं प्रिय, आज मेरी ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए हैं और जो भी चाहे वो कर सकते हैं, जैसी ने कहा। डोरोथी दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उन्हें चुप होने को कहा। एक ही दिन में जैसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे खराब महीनों में वे विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए। जब लिवरमोर का परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, एक दूसरा व्यक्ति निराशा में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम जर्मानस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे, जिन्होंने 1920 के तूफानी दशक में काफी समृद्धि प्राप्त की। जैसे ही अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, उन्होंने वही किया जो वस्तुतः हर दूसरे न्यूयॉर्क निवासी ने किया। स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दाव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया जिसने 2 पैराग्राफ में एक दुखद अंत दर्शाया। बर्नार्ड एच सैंडलर 225 ब्रॉडवे के वकील से कल माउंट वर्नन की श्रीमती अब्राहम जर्मानस्की ने अपने पति को ढूंढने में मदद मांगी, जो गुरुवार से लापता है। 50 वर्षीय जर्मानस्की जो रियल एस्टेट ऑपरेटर हैं, सैंडलर के अनुसार उन्होंने स्टॉक में जमकर निवेश किया है। सैंडलर ने कहा कि श्रीमती जर्मानस्की ने उन्हें बताया कि एक मित्र ने उनके पति को गुरुवार देर रात वॉल स्ट्रीट में स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था। उनके सूचना देने वालों के अनुसार उनके पति एक टिकट टैप को फाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को फुटपाथ पर बिखेरते हुए ब्रॉडवॉक की ओर जा रहे थे, और वो, जैसा कि हम जानते हैं, अब्राहम जर्मानस्की का अंत था। यहाँ हम एक अंतर देख सकते हैं। अक्टूबर 1929 की गिरावट ने जैसी लिवरमोर को विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बना दिया, वही इसने अब्राहम जर्मानस्की को बर्बाद कर दिया और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़े तो इनकी कहानियां फिर एक दूसरे से टकराती हैं। अपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवरमोर ने अधिक आत्मविश्वास से और बड़े से बड़ा निवेश किया। ये उनके सर से ऊपर चला गया और बढ़ते कर्ज में डूब गए और फलत स्टॉक मार्केट में सब कुछ गवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकली। जैसी एल लिवरमोर 1100 पार्क एवेन्यू में रहने वाले स्टॉक मार्केट ऑपरेटर लापता हैं और उन्हें कल दोपहर 3 बजे से देखा नहीं गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में लिखा। वे वापस लौटे लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था, लेकिन जर्मानस्की और लिवरमोर में एक समानता थी। वे दोनों धनवान बनने में बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतने ही खराब। अगर आप सोचते हैं कि धनवान शब्द आप पर लागू नहीं होता, इस अवलोकन से मिली सीख सब पर लागू होती है। और आय के हर स्तर पर संपत्ति प्राप्त करना एक बात है और इसे बनाए रखना दूसरी। अगर मुझे संपत्ति संबंधी सफलता का सार एक शब्द में देना हो तो मैं इसे उत्तरजीविता कहूंगा। जैसा कि आप अध्याय 6 में देखेंगे, 40% ऐसी कंपनियां जो इतनी सफल थी कि सार्वजनिक ट्रेडिंग कंपनी बनने को तैयार थी, समय जाते जाते अपना सारा मूल्य गवा बैठी। फोर्ब्स की सबसे धनी 400 अमेरिकियों की सूची का प्रति दशक औसत लगभग 20% का आवर्त है, जिसके कारणों की मृत्यु या किसी अन्य परिवार के सदस्यों को राशि हस्तांतरण करना नहीं है। पूंजीवाद कठिन है, लेकिन ऐसा होने का कारण कुछ हद तक ये भी है कि धन प्राप्त करना और धन बनाए रखना 2 अलग अलग कौशल है। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और साहस से आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन धन बनाए रखने के लिए जोखिम उठाने का विपरीत आवश्यक है। इसके लिए विनम्रता और इस डर की आवश्यकता है कि जो आपको मिला है वो उतनी ही जल्दी आपसे छिन भी सकता है। इसके लिए मितव्ययता और ये मानने की आवश्यकता है कि आपने जो भी कमाया है उसमें कुछ भाग्य के कारण भी है, इसलिए अतीत में मिली सफलता को अनिश्चित काल तक दोहराने पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। एक बार चार्ली रोज ने सिक्वाया कैपिटल के अरबपति प्रमुख माइकल मॉरिटस से पूछा कि सिक्वाया को इतनी सफलता कैसे मिली। मॉरिटस ने कहा, दीर्घ आयु। ये चिन्हांकित करते हुए कि कुछ वीसी कंपनी 5 या 10 साल तक सफल होती हैं, लेकिन सिक्वाया 4 दशक तक समृद्ध होती रही। रोज ने पूछा, ऐसा क्यों था? मॉरिटस, मुझे लगता है हमें व्यवसाय के बाहर होने का डर हमेशा से रहा है। रोज,
बोझ। सच में तो क्या ये डर है सिर्फ असुरक्षित व्यक्ति ही टिके रहते हैं क्या? मॉरिटज, ये काफी हद तक सच है। हम मानते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अपनी ख्याति पर निर्भर होकर नहीं रह सकते। हम लापरवाह नहीं हो सकते। हम ये नहीं मान सकते हैं कि अतीत की सफलता भविष्य में समृद्धि में परिवर्तित होती है। यहाँ पर भी उत्तरजीविता है, न तो विकास, न बुद्धि और न ही अंतर्दृष्टि। लंबे समय तक जमे रहने की योग्यता, बिना मिटे और बिना हार मानने पर मजबूर होने के, यही सबसे अधिक मायने रखता है। यह आपकी कार्यनीति की आधारशिला होनी चाहिए, फिर बात चाहे निवेश की हो या आपके कैरियर या व्यवसाय की। उत्तरजीविता मानसिकता संपत्ति के मामले में उतनी आवश्यक क्यों है? इसके दो कारण हैं। पहला, प्रत्यक्ष, कुछ लाभ इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए मिट जाना भी योग्य है। दूसरा, जैसा कि हमने अध्याय 4 में देखा, कंपाउंडिंग का अंत प्रज्ञात्मक गणित है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है यदि आप किसी संपत्ति को वर्षों तक विकसित होने के लिए छोड़ दें। ये बिल्कुल बुलूत के वृक्षों को उगाने जैसा है। 1 साल के विकास में कुछ खास उन्नति नहीं दिखती। 10 साल का विकास अर्थपूर्ण अंतर दिखा सकता है और 50 साल का समय कुछ पूर्णतः असाधारण रच सकता है। लेकिन उस असाधारण विकास को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए उन सभी अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से गुजरकर बचे रहना आवश्यक है, जिन्हें हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से कभी न कभी अनुभव करता ही है। हम ये समझने में कई साल लगा सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने निवेश प्रतिफल कैसे कमाए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कंपनियों, सबसे सस्ते स्टॉक और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकों को कैसे ढूंढा। ये कठिन है। इससे कम कठिन है और अधिक महत्वपूर्ण ये जानना है कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे ऋण के नीचे नहीं दबे। उन्होंने अपने जीवन काल की उन 14 मंदियों के दौरान घबराकर स्टॉक नहीं बेचे। उन्होंने अपनी व्यवसायिक प्रतिष्ठा को दूषित नहीं किया। उन्होंने खुद को किसी एक कार्य नीति, किसी एक वैश्विक नजरिए या गुजरते प्रचलन से नहीं जोड़ा। वे दूसरों के धन पर कभी आश्रित नहीं हुए। सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा निवेश करने के कारण निवेशक अपनी राशि नहीं निकाल सकते थे। उन्होंने खुद को अक्रियाशील नहीं होने दिया और न ही हार मानी या सेवानिवृत्त हुए। वे टिके रहे। उत्तरजीविता ने उन्हें दीर्घ आयु प्रदान की और दीर्घ आयु 18 वर्ष से 89 वर्ष की आयु तक लगातार निवेश ने कंपाउंडिंग द्वारा अद्भुत परिणाम दिए। उनके सफलता का वर्णन करते हुए ये एक पहलू सबसे अधिक मायने रखता है। आपको ये दिखाने के लिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आपको रिक गुएरिन की कहानी सुननी होगी। आपको संभवतः वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगेर की निवेश जोड़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन 40 वर्ष पहले इस समूह में एक तीसरा सदस्य भी था, रिक गुएरिन। वॉरेन, चार्ली और रिक ने साथ मिलकर निवेश किए और व्यावसायिक प्रबंधकों के साक्षात्कार किए। फिर रिक जैसे कहीं गायब हो गया, कम से कम बफेट और मुंगेर की सफलता की तुलना में। निवेशक मोहनीश पबराई ने एक बार बफेट से पूछा था कि आखिर रिक को क्या हुआ। मोहनीश याद करते हुए कहते हैं, वॉरेन ने कहा, चार्ली और मैं हमेशा जानते थे कि हम बहुत धनवान बनेंगे। हम धनवान बनने की जल्दी में नहीं थे। हमें पता था कि ऐसा होगा। रिक भी हमारे बराबर ही होशियार था, बस वो जरा जल्दी में था। हुआ कुछ यूं कि 1973-1974 की गिरावट में रिक सीमांत ऋण में दबा हुआ और उन 2 वर्षों में शेयर बाजार लगभग 70% नीचे चला गया। इसलिए उसे मार्जिन कॉल मिले। उसने अपने बर्कशायर स्टॉक वॉरेन को बेच दिए। वॉरेन ने असल में कहा, मैंने रिक के बर्कशायर स्टॉक $40 प्रति एक से भी कम की दर में खरीदे। रिक बेचने पर मजबूर हुआ क्योंकि वो कर्ज में डूबा था। चार्ली, वॉरेन और रिक धनवान होने में समान रूप से सफल थे, लेकिन वॉरेन और चार्ली के पास धनवान बने रहने का अतिरिक्त कौशल भी था और लंबे समय में यह कौशल सबसे अधिक मायने रखता है। नसीम तालीम ने इसका कुछ इस तरह उल्लेख किया, आगे बने रहने और उत्तरजीविता में अंतर है। पहले के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है, आपको बर्बाद होने से बचे रहना है हर कीमत पर। उत्तरजीविता मानसिकता को वास्तविक संसार में लागू करने के लिए 3 बातों की परख आवश्यक है। नंबर 1, बड़े प्रतिफल चाहने से अधिक मैं आर्थिक रूप से अटूट होना चाहता हूँ, और अगर मैं अटूट हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बड़े प्रतिफल मिलेंगे क्योंकि मैं अधिक समय तक टिका रहूंगा, जिससे कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा सके। बुल मार्केट के दौरान कोई भी नकद धन रोक कर नहीं रखना चाहता। वे ऐसी संपत्ति अधिकृत करना चाहते हैं जिसका मूल्य बहुत ऊपर जाए। बुल मार्केट के दौरान नकद धन रोकने से आप रूढ़िवादी दिख सकते हैं या ऐसा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप तीव्रता से इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अच्छा माल न लेकर आप कितना कुछ खो रहे हैं। कहिए कि नकद धन 1% की कमाई देता है और स्टॉक वार्षिक रूप से 10%। ये 9%
प्रतिशत का अंतर हर रोज आपको अंदर ही अंदर छुपता रहेगा। लेकिन अगर वही नकद धन आपको बियर मार्केट के दौरान अपने स्टॉक बेचने से रोकता है, उस नकद धन पर आपने जो वास्तविक प्रतिफल पाया वो 1% प्रति वर्ष नहीं है, ये उसका कई गुना हो सकता है। क्योंकि गलत समय की स्टॉक बिक्री को रोकने से आपको आजीवन प्रतिफल में अधिक लाभ मिल सकता है, बजाय दर्जनों बड़े स्टॉक खरीदने के। कंपाउंडिंग बड़े प्रतिफल पर निर्भर नहीं करती, मात्र अच्छे प्रतिफल जो लंबे समय तक टिके रहे। विशेषतः अस्त व्यस्तता और तबाही के बीच हमेशा जीत जाएंगे। नंबर 2, योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि तब के लिए योजना बनाई जाए जब बनाई गई योजना काम न कर रही हो। वो क्या कहावत है, मेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और। आर्थिक और निवेश संबंधी नियोजन विकट होता है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका वर्तमान आचरण औचित्य के दायरे में है या नहीं। लेकिन ऐसी कुछ ही योजना होती हैं जो वास्तविक संसार में अपनी पहली मुठभेड़ के बाद टिक पाती हैं। अगर आप अगले 20 वर्षों के लिए अपनी राय, बचत दर और प्रतिफल की योजना बना रहे हैं, उन सभी बड़ी घटनाओं के बारे में सोचिए जो पिछले 20 वर्षों में हुई हैं, जिनका कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था। 11 सितंबर, आवास में उछाल और गिरावट जिसके कारण लगभग 10 मिलियन अमेरिकी नागरिक ने अपने घर गंवा दिए। आर्थिक संकट जिसमें लगभग 9 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई। रिकॉर्ड तोड़ देने वाला स्टॉक मार्केट की रैली और कोरोना वायरस जिसने इस किताब के लिखे जाने के समय पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। कोई भी योजना तभी सफल कहलाती है जब वो वास्तविकता की मार झेल सके, और अनिश्चितताओं से भरा भविष्य हर किसी की वास्तविकता है। एक अच्छी योजना इस तथ्य को नहीं झुठलाती, बल्कि वो इसे अपनाती है और त्रुटियों के लिए स्थान बनाती है। जितना अधिक आप किसी योजना के विशिष्ट पहलुओं को वास्तविक होते देखना चाहते हैं, उतना ही क्षण आपका आर्थिक जीवन हो जाता है। अगर आपकी बचत योजना में त्रुटियों के लिए इतना पर्याप्त स्थान है कि आप ये कह सके कि अगर अगले 30 वर्षों तक मार्केट प्रतिफल 8% हो तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर ये प्रतिवर्ष 4% भी रहे तो भी मैं संभाल लूंगा, उतनी ही अधिक मूल्यवान आपकी योजना बन जाएगी। बहुत से निवेश इसलिए असफल नहीं होते कि वे गलत थे, बल्कि इसलिए कि वे ऐसी परिस्थिति में बस काफी हद तक ठीक थे जहां चीजों को एकदम ठीक होने की आवश्यकता थी। त्रुटियों के लिए स्थान, जिसे अक्सर सुरक्षा सीमा कहा जाता है, वित्त में सबसे अगोचर बल है। ये कई रूप में पाया जाता है। एक मितव्ययी बजट, नम्य सोच और एक अबध समय रेखा, कुछ भी जो आपको विभिन्न नतीजों के साथ सुखपूर्वक रहने दे। ये रूढ़िवादी होने से अलग है। रूढ़िवादी होने का मतलब जोखिम के एक निश्चित स्तर से दूर रहना। सुरक्षा सीमा का मतलब जोखिम के स्तर पर अपनी उत्तरजीविता की संभावना को बढ़ाकर सफल होने की संभाव्यता को बढ़ाना है। और इसका जादू कुछ ऐसा है कि जितनी अधिक आपकी सुरक्षा सीमा होगी, उतनी ही कम अनुकूल परिणाम हासिल करने की अति आवश्यकता। नंबर 3, एक संतुलित व्यक्तित्व जो भविष्य को लेकर आशावादी हो, लेकिन भविष्य में पहुंचने के लिए रास्तों में आने वाली अड़चनों को लेकर आशंकित अत्यावश्यक है। आशावाद आमतौर पर इस धारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन ये परिभाषा अधूरी है। विवेकपूर्ण आशावाद एक ऐसी धारणा है कि संयोगानुपात आपके पक्ष में है, और चाहे बीच में कितनी भी विपत्ति का सामना करना पड़े, अंत में समय के साथ सब संतुलित होकर अच्छे परिणाम निकलेंगे। बल्कि आप ये जानते हैं कि बीच में विपत्ति तो आएगी ही। आप इस बात को लेकर आशावादी हो सकते हैं कि दीर्घकालीन विकास की वक्र रेखा सही रूप से ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन समान रूप से अवगत भी कि अब और तब के बीच का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा है और हमेशा भरा रहेगा। ये दो बातें परस्पर अन्यन नहीं है। ये अवधारणा की दीर्घ काल में कुछ उन्नत हो सकता है, भले ही लघु काल में हास्यास्पद लगे, ये सजज्ञ नहीं है, लेकिन जीवन में अधिकतर चीजें ऐसे ही काम करती हैं। 20 की उम्र तक औसत व्यक्ति अपने मस्तिष्क के लगभग आधे अंतर ग्रंथि संयोजन खो देता है, जो 2 वर्ष की उम्र में उसके मस्तिष्क में थे। जैसे जैसे अप्रभावी और अनावश्यक तंत्रिका पथ साफ होते जाते हैं, लेकिन एक औसत 20 वर्षीय व्यक्ति एक औसत 2 वर्षीय बच्चे की तुलना में अधिक होशियार होता है। प्रगति के साथ विनाश न सिर्फ संभव है, बल्कि ये अधिकता से छुटकारा पाने का एक प्रभावी तरीका भी है। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे के माता या पिता हैं और आप अपने बच्चों के मस्तिष्क के अंदर देख पाए। हर सुबह आप पाएंगे कि बच्चे के
मस्तिष्क में अंतर्ग्रंथनी संयोजन कम होते जा रहे हैं। आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे ये ठीक नहीं है, यहाँ तो क्षति और विनाश हो रहा है, हमें व्यवधान की आवश्यकता है, हमें डॉक्टर से मिलना होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जो आप देख रहे हैं वो प्रकृति का आम रास्ता है। अर्थव्यवस्था, मार्केट और कैरियर भी इसी प्रकार के पथ पर चलते हैं। क्षति के बीच विकास। पिछले 170 वर्षों में यूएस अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अवधि में क्या हुआ? आखिर कहां से शुरू करें? नंबर 1, 9 बड़े युद्ध लड़ते हुए 1.3 बिलियन अमेरिकी मारे गए। नंबर 2, कुल स्थापित की गई संपत्तियों में से लगभग 99% बंद हो गए। नंबर 3, 4 यूएस राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई। नंबर 4, मात्र एक वर्ष में लगभग 6,75,000 अमेरिकी फ्लू महामारी में मारे गए। नंबर 5, 30 अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में से प्रत्येक में से कम 400 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। नंबर 6, 33 मंदियां कुल मिलाकर 48 वर्ष तक चली। नंबर 7, उन मंदियों में से किसी एक का भी पूर्वानुमान करने वालों की संख्या 0 रही। नंबर 8, स्टॉक मार्केट में किसी हाल ही की ऊंचाई से कम 102 बार 10% से अधिक की गिरावट आई। नंबर 9, कम से कम 12 बार स्टॉक्स के मूल्यों में 1/3 की गिरावट आई। नंबर 10, 20 अलग अलग वर्षों में वार्षिक मुद्रास्फीति 7% से पार हुई। नंबर 11, गूगल के अनुसार आर्थिक निराशावाद ये शब्द कम से कम 29,000 बार समाचार पत्रों में छपे। इन 170 वर्षों में हमारा जीवन स्तर लगभग 20 गुना बढ़ा है। लेकिन मुश्किल से ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जिसमें निराशावाद के लिए ठोस कारण न हो। जो असुरक्षित होने के साथ साथ आशावादी भी हो, उसे बनाए रखना कठिन है, क्योंकि चीजों को श्वेत और श्याम में देखना आसान है बजाय सूक्ष्म मंत्र को समझने के। लेकिन दीर्घकालीन आशावाद का लाभ उठाने के लिए आपको लघु काल में असुरक्षित अनुभव करना आवश्यक है। जैसी लिवरमोर ने ये कठिन रूप से जाना। उन्होंने अच्छे दिनों को बुरे दिनों का अंत समझा। धनवान बनने के बाद उन्हें लगा कि धनवान बने रहना निश्चित था और वे अपराजय थे। लगभग सब कुछ खो देने के बाद उन्होंने चिंतन करते हुए कहा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक सट्टेबाज के लिए घमंड से बचे रहने की सीख पाने के लिए कोई भी कीमत इतनी बड़ी नहीं है। बहुत से उत्कृष्ट व्यक्तियों की बड़ी असफलताएं सीधी घमंड से जोड़ी जा सकती हैं। ये एक महंगी बीमारी है, उन्होंने कहा, हर कहीं से लेकर हर किसी तक। आगे हम एक और पहलू को देखेंगे, ये समझने के लिए कि आपदा के बीच प्रगति को समझना इतना कठिन क्यों हो सकता है।